अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 111B स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा जी भाई बस कर दें। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क में दिया था, बी पार्ट, ज़रा पढ़ के देखते हैं इसको क्विकली, 1-2 मिनट में बच्चे भी पूरे हो जाएंगे। ECL हैज़ एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद काशिफ बिल्डर्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ, जिसमें शामिल है कंस्ट्रक्शन मटेरियल, आर्किटेक्चरल सर्विसेज, इंजीनियरिंग एंड साइट क्लियरेंस। ECL एंड इट्स कंपेटिटर प्रोवाइड सच सर्विसेज सेपरेटली ऑल्सो। जी क्या समझ में आती है बात? आपको नज़र आ रहा है कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल, आर्किटेक्चरल सर्विसेज, इंजीनियरिंग, साइट क्लियरेंस, ये विद इन इट सेल्फ डिस्टिंक्ट हैं। और ये चीज़ और ज़्यादा पक्की हो जाती है इस जुमले से कि ECL भी और उसके कंपेटिटर्स भी ये सर्विसेज नॉर्मली प्रोवाइड भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मसला कहाँ पे आके फंसा? ECL हैज़ एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद काशिफ बिल्डर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट। तो विद इन इट सेल्फ तो ये डिस्टिंक्ट थी, लेकिन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यहाँ पे तो आंसर पड़ा है, ये वहाँ पे देख लेंगे बाद में, लेकिन हम खुद भी आंसर लिख सकते हैं। ये डिस्टिंक्ट तो थी, लेकिन विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये डिस्टिंक्ट नहीं है, ठीक है जी। तो आप पर्चे में लिखने के लिए, आपको नहीं याद रहती ये बात कैसे लिखनी है, तो आप पैरास को कैसे यूज़ कर सकते हैं हम वो देख लेते हैं अब, ठीक है जी। अभी अभी हम ये पैरास पढ़ के गए, तो अब मुझे ये बताओ कि विद इन इट सेल्फ डिस्टिंक्ट नज़र आ रही हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ये डिस्टिंक्ट नहीं है। अब ये बात हमने लिख के बतानी है और फिर उनको ये कहना है कि क्या नाम था बिज़नेस का? काशिफ बिल्डर्स नहीं, ECL के लिए ये एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है और रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे जब पूरा घर कंप्लीट कर लें, ठीक है। अब ये बात हमने ज़रा अंग्रेज़ी में लिखनी है थोड़ी सी, तो पैरा सामने रख लेंगे। तो हम ये कहेंगे द गुड्स और सर्विसेज, बल्कि यूँ कह देते हैं द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट। ये तो एक हो गया ना, एक हो गया। अब सामने पैरा, इसके अंदर हमने ये भी बताना है कि ये सेपरेटली आइडेंटिफिएबल फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो सही, सेपरेटली आइडेंटिफिएबल विद इन इट सेल्फ तो हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं है, इसलिए एक PO है और रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है। अब ये बात यहाँ से देख के लिख लेनी है, अपनी अंग्रेजी लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे जी? हम ये लिखेंगे सप्लाई ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, आर्किटेक्चरल सर्विसेज, इंजीनियरिंग। ये लिखवा नहीं रहा, बस सुन लो, यहाँ से देखो। सप्लाई ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, आर्किटेक्चरल सर्विसेज, इंजीनियरिंग एंड साइट क्लियरेंस आर डिस्टिंक्ट एज कस्टमर कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम दीज गुड्स सर्विसेज ऑन देयर ओन, ठीक है जी। ओके, इससे आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड दे आर रेगुलरली सोल्ड सेपरेटली, बट अगली बात क्या है? But entity's performance to transfer the goods services is not separately identifiable from other promises in the contract, as the company, as the entity, as the seller ECL has contracted to construct a residential project. Therefore, there is only a single performance obligation, that is construction of residential project, ठीक है जी। और नीचे उसने कहा भी क्या था, बताओ ये गुड्स सर्विसेज जो ऊपर लिखी हुई हैं, ये सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बनाती हैं या नहीं? तो हमने कहा जी गुड्स और सर्विसेज वैसे तो डिस्टिंक्ट हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में डिस्टिंक्ट नहीं है, इसलिए ये एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बनाती हैं। अब ICAP ने क्या जवाब लिखा? द डिफरेंट सर्विसेज बीइंग परफॉर्म अंडर कॉन्ट्रैक्ट आर सेपरेटली आइडेंटिफिएबल but not from the point of a contract. Based on this, ECL should account for all services in a single performance obligation. तो इससे भी अच्छा हमने लिख लिया सिर्फ सामने पैरा रखने की वजह से, ठीक हो गया। नेक्स्ट आगे जी वही वाली एग्जांपल है जो थोड़ी देर पहले अभी करके आ रहे हैं। वो एग्जांपल क्या थी? सोल्यूशन लिमिटेड अ सॉफ्टवेयर डेवलपर एंटर्ड इनटू अ 2-year कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर टू प्रोवाइड सॉफ्टवेयर लाइसेंस, एक काम, इंक्लूडिंग फ्यूचर सॉफ्टवेयर अपडेट्स एंड पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट सर्विसेज। अब ये 3 चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक सॉफ्टवेयर देना है उसने, एक
अपडेट्स जब जब होती रहेंगी या चाहिए होंगी वो देगा, और तीसरा बाद में सपोर्ट सर्विसेज भी देगा। बज़ाहिर अब ये नज़र आ रहा है डिस्टिंक्ट है विद इन इट सेल्फ, लेकिन शर्तें होती हैं ना। विद इन इट सेल्फ डिस्टिंक्ट कब है? जब कस्टमर ऑन देयर ओन इनसे फ़ायदा उठा सके। यहाँ तक पढ़ने से कोई ऐसी बात नहीं सामने नज़र आ रही कि ये जो लाइसेंस है ये इस अपडेट के बगैर चल ही नहीं सकता। आगे चल के बात पता लग जाती होती है, लेकिन वैसे ये अपडेट के बगैर चल नहीं सकता, ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई। अपडेट क्या है? अपडेट तो आप विंडो ले लें, ऑटोमेटिकली भी होती रहती है, ठीक है। अपडेट तो आप इंटरनेट से जाकर खुद भी अपडेट कर सकते हैं चीज़ों को, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं होती नॉर्मली। फिर पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट सर्विसेज हैं, तो सपोर्ट सर्विसेज देनी है जिन्होंने, ठीक है। वो सपोर्ट सर्विस क्या है जी? वो ये फ़लाँ चीज़ समझ नहीं आ रही, हमें फ़ोन किया जी ये कैसे करते हैं, कहा जी फ़लाँ जगह पे जाएं, ये फाइल ओपन करें, ये बटन दबाएं और ये सॉफ्टवेयर के अंदर ये काम हो जाएगा। ये सपोर्ट सर्विसेज होती हैं। वो आप उनसे ना लें, आपके पास अपना IT मैनेजर आपने रखा हुआ, आप उससे ले लें सपोर्ट सर्विस। तो बाहर नज़र आ रहा है कि ये गुड सर्विसेज डिस्टिंक्ट हैं। आगे क्या कहता है? सॉफ्टवेयर लाइसेंस would remain functional even if the updates and post implementation support services are discontinued। यहाँ से तो फिर और कंफर्म हो गया। खामोश होता तब भी हम इस नतीजे पे पहुँच चुके थे, लेकिन अब तो देखो ना, वो कोई ये नहीं कह रहा कि ये इंस्टॉलेशन या ये अपडेट ऐसी है जो उसको ऑल टुगेदर बदल देगी या उसको कोई इंप्रूव कर रही है, ऐसी कोई बात नहीं। कहता जी ये तो वैसे भी चलता रहेगा, ये अपडेट ना भी हो, ये सपोर्ट सर्विसेज ना भी हो, तब भी चलता रहेगा। इसका मतलब ये गुड सर्विसेज डिस्टिंक्ट भी हैं विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी ये डिस्टिंक्ट हैं, इसलिए आप इनको 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस कहोगे, ठीक है। उसी तरह से जाके आप, बल्कि मैंने आपको जो पैरा लिखवाए थे वो पैरा 59 था ना एग्जाम्पल वाले, उसके अंदर उस पैरा 59 में ये दूसरी एग्जाम्पल है, ठीक है जी। 59 नहीं 49 में थी पहले वाली, जिसका जवाब मैंने यहाँ से दे लिया था, माजरत, ठीक है। अब दूसरी के लिए अगर आपको जानना है तो पैरा खोलने की ज़रूरत नहीं है, ये इधर से पैरास खोल कर लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो आप वो एग्जाम्पल ओपन करें, उसके अंदर बिल्कुल इस जैसी बात लिखी होगी, जवाब लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप यहीं से लिखना चाहें तो आप यहाँ से भी पैरा यूज़ करके लिख सकते हैं। ICAP ने भी ऐसी बात लिखी हुई है, ट्रांसफ़र ऑफ सॉफ्टवेयर लाइसेंस सपोर्ट सर्विस आर डिस्टिंक्ट, हाउएवर software license delivered before other services and remain functional without this. Furthermore, customer can benefit from each service. Thus, the entity performance to transfer the goods is separately identifiable from other promises based on above. Contract should be not be accounted for as a single performance obligation। यानी 3 रखनी है इसकी, ठीक है ना। तो पैरास खोल के आप इसका सोल्यूशन लिख सकते हैं, ओके। अच्छा जी, उसके बाद जी अच्छा, ये दूसरे पार्ट के लिए माजरत पैरा 49 वाली एग्जाम्पल आपकी चलेगी, ठीक है ना, जो मैंने वो 53 लिखवाई, ठीक है ना। जो आपकी बी पार्ट के अंदर एग्जाम्पल्स होती हैं ना, उसमें IFRS 15 की एग्जाम्पल्स के अंदर जहाँ पे लिखा होगा ना, पढ़ लेंगे ओपन करके किसी वक्त। आप ओपन भी करोगे ना, सामने नज़र आ जाएगा बी पार्ट, उसमें E49 पैरा का नंबर लिखा होगा, उसमें ये एग्जाम्पल पढ़ी होगी, ये दूसरा है, E49 लिखिएगा। खैर सिंपल सी बात थी। अच्छा जी, अब फाइनल अकाउंट का एक सवाल करते हैं, ज़रा थोड़ा चेंज करते हैं माहौल को। इंटीग्रेटेड टॉपिक्स का एक चैप्टर है आपके पास, पेज 594 पे आ जाएं आप। इसके नाम से क्या पता लग रहा है आपको? सारे नहीं, बस कुछ इकट्ठे हो जाते हैं, 1 या 2 पढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2, सेफगार्ड लिमिटेड, मार्च 2021 में आया था, 20 नंबर का सवाल। प्रिपेयर रिवाइज्ड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा, यानी उसने बना के दी हुई है, हाँ जी, ये तो बना कर दी हुई है इसने, बैलेंस शीट बनाई हुई है, लेकिन रिवाइज कह रहा है, फिर होना है कोई प्रेजेंटेशन वगैरह का मसला, गलती भी हो सकती है, डिस्क्लोजर वाला सवाल भी हो सकता है, गलती भी हो सकती है। गलती हुई तो बताएगा, सही करेंगे। अगर डिस्क्लोजर वाला सवाल हुआ तो नॉर्मली उसमें गलती नहीं होती, मतलब एंट्री की गलती नहीं होती, प्रेजेंटेशन की हो जाती है, चीज़ें इकट्ठी लिखी हों, अलग करने का कह देता है, ठीक है ना। तो वो देख लेते हैं। प्रिपेयर रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर 20 अलॉन्ग विद रेलेवेंट नोट्स showing possible disclosures as required under IFRS and Companies Act। कंपैरेटिव नहीं चाहिए और नोट्स ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज़ नहीं चाहिए। इसका मतलब नोट्स वाला सवाल है, बैलेंस शीट भी सही करके बनानी पड़ेगी और नोट्स भी बनाने पड़ेंगे जी। तो तैयार है?
चलो फिर पढ़ना शुरू कर देते हैं जी। अब अल्लाह खैर करे। ये वैसे 1 घंटे से ज़्यादा का सवाल नहीं है। हाँ, अगर वैसे तो 45 मिनट्स में करवा देने वाला सवाल है, लेकिन अगर हो सकता है आपको ज़ियारत करवानी पड़े। ज़ियारत करवानी पड़े किसकी भला? ज़ियारत करवानी पड़ जाए, एक स्टैंडर्ड आपने ये पढ़ा था IFRS 8, याद है? हाँ, इसके अंदर कुछ सेगमेंट आपने एनालिसिस बनाया था, फिर उसके बाद इसमें कोई सवाल का सलूशन ओपन कर लेंगे, सब याद आएगा इंशाल्लाह आपको। आपका किया हुआ सवाल सामने आ जाएगा, आपको कोई मसला नहीं होने वाला इंशाल्लाह। ठीक है, बस मुझे ये बता दें कि किस सवाल के अंदर मुकम्मल रेकन्सिलिएशन तक नोट बनाया था, कुछ ये याद है? यही तो सर याद नहीं है, होना चाहिए वैसे पता। लेक्चर नोट्स में देख लेते हैं, लेक्चर नोट्स। पहले ही ओपन कर लेना, बाद में रेफ़र करते ढूंढना पड़ेगा, सवाल का फ्लो टूट जाता है। लेक्चर नोट्स वॉल्यूम 1 के अंदर देखें ज़रा। बेटा लेके आना था या मुँह उठा के आ गए हो आप? मुँह तो बंदा रख के आता है, आप उठा के ही ले आए साथ, है अनुमान? किसी वॉल्यूम 1 में ओपन कर लें। हाँ जी, कर ही लें। मैं तो कहता हूँ ये आ गया मेरे ख्याल। बस बेहतरीन हो गया, मुझे बस ये चाहिए था। ये थोड़ा सा हमें सिर्फ फॉर्मेट नज़र आ जाए, हम क्या करते थे, चीज़ें की हुई हैं, याद बस नहीं रहती। ज़रा ये ज़रा दिखाना पड़ सकता है किसी वक्त में, ज़रूरत पड़ेगी तो देखेंगे। छोड़ें छोड़ें छोड़ें, सेफगार्ड लिमिटेड छोड़ें जी, आप छोड़ें, मुझे ज़रूरत नहीं है पेज नंबर की। मुझे जो चाहिए था वो बताने वाला बच्चा चाहिए था कि बताओ पेज नंबर फलां के ऊपर कोई चीज़ पड़ी है, वो मैंने सिर्फ दिखानी है आपको, पर्चे में तो देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पर्चे के अंदर स्टैंडर्ड में IFRS 8 पड़ा होगा, अगर सेगमेंट एनालिसिस का नोट आ जाए तो उसको आप ओपन करके 5-6 चीज़ें जो लिखते होते थे सारा याद आएगा, आप 1 मिनट में सारा कुछ इंशाल्लाह। सेफगार्ड लिमिटेड इज़ लिस्टेड, नहीं अभी मैं सवाल करवाऊंगा तो आपको सारी बातें याद होंगी इंशाल्लाह। सेफगार्ड लिमिटेड, और ये वो कॉन्फिडेंस है जो आपको रिवीजन में मिलता है कि जब आप सवाल करना टॉपिक शुरू करते हैं, आपसे वो सारी चीज़ें हो रही होती हैं और वैसे ही समझ आ रहा होता है जैसे आपको उस वक्त पढ़ते हुए समझ आया था। तो दरअसल ये कोई आपका कसूर नहीं है, 3-3.5 महीने पहले पढ़ी हुई चीज़ आपको कैसे याद रह जाए, नेचुरल होता है। मुझे एडजस्टमेंट भूली पड़ी होंगी, मैं पढ़ के आता हूँ रोज़ आपको पढ़ाने, तो ये नेचुरल है। लेकिन जब किताब खोल के सवाल सामने रखेंगे, रूटीन में लेक्चर नोट्स की तरतीब से तैयारी शुरू करेंगे, आपको सब चीज़ें बिल्कुल वैसे ही याद रह जाएंगी। अब ये जो रिवीजन होती है आखिरी महीने की, ये मॉक से पहले एक बार, फिर एक बार मॉक के बाद की, फिर पेपर नाइट में कर ली, तो 3 रिवीजन्स के बाद जब आप जाते हैं तो फिर ये सिचुएशन नहीं होती जो आज आपको फील हो रही है IFRS 16 के बारे में या IAS 38 के बारे में। फिर आपकी सब चीज़ें करंट होती हैं, इसलिए बी कॉन्फिडेंट, इंशाल्लाह पेपर पास हो जाएगा आपका। आपने सारा सेशन टिका के पढ़ा है। सेफगार्ड जिन्होंने पढ़ा है उनकी बात कर रहा हूँ। ओके ऑनलाइन वालों, 8-10 बच्चे नहीं आते जूम सेशन में, इतने ऑनलाइन वाले बच्चों में से। ऐसे ही ढेर सारे बच्चों में से कितने रेगुलर हैं, फिर टेस्ट कितने देते हैं, तो बहरहाल लेकिन आखिरी महीने में कमी बेशी दूर करके पास होने का मौका होता है। सेशन में जो हुआ सो हुआ, आज आखिरी दिन मैं पढ़ाने के लिए बुलाया हुआ आपको, एक दिन और वैसे अगले हफ्ते आना है हमने, लेकिन स्टिल आप लोगों को प्लीज़ थोड़ा सा इसका ख्याल रखना है कि 1 महीने के अंदर बड़ी एवरेज तैयारी वाले बच्चे मेहनत करके पास हो जाते हैं और बहुत अच्छे बच्चे मेहनत ना करके फेल होते हैं। तो 1 महीना है इंशाल्लाह, ये पूरा टिका के लगाना है इसको। सेफगार्ड लिमिटेड इज़ लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एंड हैज़ रजिस्टर्ड ऑफिस इन लाहौर। ये वाली लाइन, बेटा चुप कर जाओ प्लीज़, ये वाली लाइन तो शायद वो लीगल स्टेटस एंड नेचर वाली बात है। मेरा दिल कर रहा है साथ में ये भी ओपन कर लें तो कोई मसला नहीं है, ये भी तो हमने देखे ही थे जी। लीगल स्टेटस और नेचर वाले पहले सब नोट के अंदर ना सबसे पहले लाइन ही यही होती थी। ये देखो नेस्ले इज़ पब्लिक लिस्टेड इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान रजिस्टर्ड, जो बात लिखी होगी बस ये हम इसी तरह से आज नोट 1 बनाएंगे, उसमें लिखेंगे लीगल स्टेटस एंड नेचर ऑफ बिजनेस। ठीक है, अच्छा ओके। इज़ एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलिएस्टर एंड सोडा ऐश, ये सारी बात जैसे इन्होंने कहा था कि नेस्ले वाले ये फूड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं इंक्लूडिंग फलां चीज़, रजिस्टर ऑफिस इनका यहाँ पर, तो जितना लिखा हुआ है ये लीगल स्टेटस बताया है, रजिस्टर ऑफिस की डिटेल बताई है। ठीक है ना, अच्छा। प्रोडक्शन प्लांट आर लोकेटेड इन लाहौर एंड कराची, चेक करो ना आप, वो सारी चीज़ें यही लिखी हुई हैं। नेस्ले इज पब्लिक कंपनी
Shares are quoted on Pakistan Stock Exchange. Principally, companies engaged in manufacturing, processing of food products, including important registered office and company has 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़। ये सारी बातें इसमें लिखते थे। अब जितना वहाँ पे लिखा हुआ है पहले पैरा में, वो हमने नोट्स, उसने हमें कहा है नोट्स बनाओ, तो नोट नंबर 1 हम भी यही बनाएंगे आज, नोट्स तो फाइन स्टेटमेंट। और क्या करना है, ये नहीं उठा के नेस्ले वाला नहीं याद करके चला जाना, ये लाइन उठा के एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है जी बेटा, नहीं डिटेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं दे रहा ये डिटेल ऑफ, ये सादा, ये अभी मैंने आपको दिखाया है और ये पहले भी पढ़ाया था, ज़रा फिर देखो। अब आराम से पढ़ना पड़ेगा, टाइम ज़ाया होगा। देखो, नेस्ले पाकिस्तान इज़ अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी incorporated in Pakistan. Shares are quoted on Pakistan Stock Exchange. Principally, companies engaged in manufacturing, processing, sale of dairy, blah 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 blah. Registered office, which is also head office of company situated as at this in this building, Lahore. Company has 4 manufacturing facilities located in यहाँ 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 यहाँ। वो तो फिर आगे movable properties की डिटेल, ये तो सर ये बताया फैक्ट्री यहाँ है। अब आगे हम बताते थे लैंड इतने एरिया का, फलान जगह फलान, वो तो इमूवेबल का अलग से है। ये तो पहले ही नोट के अंदर सबसे पहले ये बताते हैं करते क्या हैं, कहाँ बैठे हुए हैं, ये इधर ही लिखना है। ओके, डोंट कंफ्यूज इट। अच्छा जी, इक्विटी एंड लायबिलिटी नहीं समझ आई। शेयर कैपिटल गिवन है, रिजर्व्स लो भाई, वैसे याद है शेयर कैपिटल और रिजर्व्स क्या होते थे? थोड़ा याद आ रहा है। शेयर कैपिटल और उसके बाद शेयर प्रीमियम, रीवैल्यूएशन सरप्लस, फेयर वैल्यू रिजर्व, ये ज़रा जान के मैंने ऐसे लिखे जो कैपिटल रिजर्व्स होते थे। उसके बाद रिटेन्ड अर्निंग्स, जनरल रिजर्व्स, ये रेवेन्यू रिजर्व्स होते थे। तो बेसिकली आज उसने शेयर कैपिटल तो अलग ही रखा, ये वैसे भी अलग ही होता था, लेकिन रिजर्व सारे के सारे इकट्ठे करके दे दिए। अब कोई ना कोई डाटा तो देगा, क्योंकि हमने कभी ज़िंदगी में बैलेंस शीट के फेस के ऊपर ऐसे नहीं देखा शेयर कैपिटल और रिजर्व्स। शेयर कैपिटल अलग होता है, शेयर प्रीमियम वो, और लिखा भी था लॉ ने, उसके अंदर लिखा हुआ था कि ये चीज़ें अलग अलग फेस में नज़र आनी चाहिए कम से कम। ठीक है ना? तो शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स, रिवेन्यू सरप्लस, ये जितने भी होंगे ये सब अलग अलग नज़र आने चाहिए। ऐसी बैलेंस शीट तो नहीं होती, तभी तो उसने कहा रिवाइज बना दो। ठीक है ना? तो गलती, नोट वाला सवाल है, जब तक कोई गलती हो ना, खुद से अज्यूम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कहना कि रिटेन्ड अर्निंग्स है ही नहीं, वो बिजनेस रिटेन्ड अर्निंग्स ही नहीं है बिजनेस में। होती हैं रिटेन्ड अर्निंग्स बिजनेस में, प्रॉफिट्स पड़े होते हैं। बिजनेस कौन सा कह रहे हैं अभी भी शुरू हुआ है, वो जीरो तो जीरो ही नहीं रहता, या ईयर एंड पे आ गए तो कुछ तो प्रॉफिट्स होंगे ही। ठीक है, तो ये बात नहीं है कि ये गलत है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि प्रेजेंटेशन गलत है। तो डिस्क्लोजर के सवाल में नॉर्मली याद करो, डोनेशन इंक्लूड डोनेशन, याद आ रहा है, सैलरीज इंक्लूड सैलरीज, गलती नहीं होती। ऐसे ही आज यहाँ पे भी लिखा होगा, आगे पढ़ाऊंगा भी आपको। तो डिस्क्लोजर के सवालों में गलती ना हो तो खुद से गलती तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अच्छा जी, चलें। उसके बाद लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ हैं, ट्रेड पेबल्स हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट है, पीपीई है, लोन टू एम्प्लॉयज़ है, लोन टू एम्प्लॉयज़ एसेट्स में लिखा हुआ था अभी, ट्रेड अंदर रिसीवेबल्स हैं, स्टॉक एंड ट्रेड है, कोई मसला? अच्छा, नेक्स्ट थोड़ी सी तरतीब बस ठीक है, स्टॉक हम ज़रा पहले लिख लेते थे, खैर छोड़ें। ऑथोराइज शेयर कैपिटल कंसिस्ट ऑफ 900 मिलियन शेयर्स ऑफ 10 ईच। हाँ जी, शेयर कैपिटल के नोट के नीचे नहीं, फेस, बैलेंस शीट के फेस में सबसे टॉप पे ये लाइन लिखते थे, ऑथोराइज शेयर कैपिटल। और ये कितने शेयर्स हैं? हाँ जी, ये कितने शेयर्स हैं? ये ₹5000 मिलियन है, तो 500 मिलियन शेयर्स। ठीक है, और यहाँ पे उसने क्या बताया, नीचे शेयर्स बता दिए उसने। ठीक है, आता आपको सब कुछ होता है यार, बस कॉन्फिडेंट रहा करें। ठीक है ना? इंशाल्लाह पर्चे में पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं, वो मिल जाते हैं, ये कोई बात नहीं। 100/100 नंबर थोड़े लेने होते हैं पास होने के लिए, और अगर आप दलेरी से सवाल करते रहे तो आ भी जाते हैं ज़्यादा नंबर, ऐसी बात भी नहीं है। डरने वालों के लिए असल में नहीं है ना मामला, यार मैं ये कैसे लिखूँ, यार मैं, जो समझ आए वो लिखो, नहीं समझ आया तो कुछ भी लिखो यार, और आगे चलो। कुछ ना लिखने से तो कुछ लिखना बेहतर होता है। अच्छा, अब ये 900 मिलियन शेयर्स बता रहा है वो, यहाँ शेयर्स नहीं निकालने लग जाना, ऊपर रुपीस था। ठीक है, तो ऑथोराइज 900 है, 500 हम इशू कर चुके हैं, जो इशूड सब्सक्राइब पेड अप होगा। ओह, पॉइंट 2 पढ़ो, ऐसे नहीं इजी लेना था क्लासों को। 130 मिलियन शेयर्स, 130 मिलियन, और ये वैसे भी अलग से आ चुका हुआ है, वो जो हमने सवाल किया था वो भी पास पेपर का ही था, जिसमें मैंने नोट बनाया था। 130 million shares were issued at a premium of 5 rupees as consideration for purchase of building and plant.
रिमेनिंग शेयर्स वर अलॉटेड एट पार फॉर कंसिडरेशन पेड इन कैश। आज तो बोनस भी नहीं है लेकिन नोट आता है, ये कहाँ जाएगा, किसके नोट में? तो इसका मतलब हमने यहाँ पर आकर लिख लिया, चलो नोट 1, चलो नोट ही लिख लो, फिर नंबरिंग खुद ही देख लेंगे। यहाँ नोट बनना है शेयर कैपिटल का, ब्रेकअप देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसकी एंट्री अगर याद हो तो मैंने वो भी सिखाई थी। क्या खरीदा जी हमने? बिल्डिंग खरीदी है। अच्छा, उसके बदले में शेयर इशू किए हैं। शेयर इशू किया है 5 रुपये प्रीमियम पे। वैसे शेयर की प्राइस कितनी है? 10 रुपये। अब वो कहता है 130, पहले शेयर्स ही लिख लेने चाहिए थे, चलो अब बाद में लिख लेते हैं। 130 शेयर्स। अब देखो बिल्डिंग की फेयर वैल्यू के हिसाब से वो इशू होते थे ना, तो यहाँ तो 15 ही आएगा, पर कैश की बजाय बिल्डिंग आ गई। कितने मिलियन शेयर्स जी? बोलें ज़रा, फरमाएं। 1900 और 1300। मुझे बताओ, मेरा सवाल, क्या ये एंट्री हो चुकी है या ये एंट्री नहीं हुई? भाई देखो, सवाल में गलती ना कहे तो प्रेजेंटेशन का सवाल ही है, नोट बनाने का सवाल हो तो गलती नहीं होती है, खुद से नहीं अज्यूम करना, ठीक है। ये एंट्री हो चुकी होगी जब तक वो ये कह ना दे कि ये एंट्री नहीं हुई, ओके। ये तो कंसोलिडेशन से ऐसे ही करते आ रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब बिल्डिंग इन एसेट्स में पड़ी होगी, शेयर कैपिटल इस शेयर कैपिटल में पड़ा होगा, क्योंकि ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है ना 31 दिसंबर की, और ये रिजर्व्स के अंदर शेयर, तो एक चीज़ तो मिल गई मुझे रिजर्व्स से। एक चीज़ क्या मिल गई जी? कितना? 650। अच्छा, उसके बाद अब फटाफट ये नहीं कर देना कि बाकी रिटेन्ड अर्निंग्स कर दो, हो सकता है कोई और चीज़ भी हो भाई, ठीक है ना। सॉरी, है ये तो प्रीमियम है। अच्छा, आगे बढ़ें जी। अब ये देखो, ये 2 एडजस्टमेंट्स मेरा नहीं ख्याल कि आपके 10 मिनट से ज़्यादा लेंगे। नोट आपको याद है, बनाना आता है आपको। क्वांटिटीज़ लिखते थे, इस तरफ क्वांटिटीज़, दरमियान में अंग्रेजियाँ, इस तरफ अमाउंट, नीचे टोटल क्वांटिटी, नीचे टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट मैच कर जाती थी शेयर। अभी बनाएंगे लेकिन टाइम नहीं लगेगा इसके ऊपर इंशाल्लाह, ठीक है। ओके, आगे चलें जी। रिजर्व्स इंक्लूड रीवैल्यूएशन सरप्लस ऑन, लो 190 का रीवैल्यूएशन सरप्लस भी है। अब बाकी अगर आगे वो कहता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ट्रेड पेएबल, लोन टू एम्प्लॉयज, बैंक ओवरड्राफ्ट, ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, एसेट्स, वो सारा कुछ यार, यानी इसके अलावा और कुछ नहीं कह रहा। तो फिर रीवैल्यूएशन सरप्लस अगर 190 है तो बाकी रिटेन्ड अर्निंग्स हैं 1210। लो भाई, हमारी बैलेंस शीट सही हो जानी है सारी की सारी, ठीक है। अब ये सब कुछ भाई सही है, क्लोजिंग है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ इसको बैलेंस शीट के फेस पे तोड़ के दिखाना था। हाँ, वो अलग बात है कि थोड़ा अब सुर्खी पाउडर लगा के पहले लिखोगे ऑथराइज शेयर कैपिटल 9000, बीच में दरम्यान में लिखोगे ब्रैकेट में 900 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, फिर अगली लाइन में लिखोगे इशूड सब्सक्राइब पेड अप कैपिटल 5000 ₹10 ईच वाला शेयर, और फिर उसके आगे रेफर करोगे नोट नंबर फलां, उसमें जाके फिर ये ब्रेकअप दोगे। भाई बातें अगर हो गई हैं तो अहम बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जाकर लिखोगे क्वांटिटी शेयर्स की थी, टोटल कितनी है? टोटल 500 मिलियन है, जिसमें से अगर 130 बिल्डिंग की कंसीडरेशन अदर देन कैश लिखते थे ना, ठीक है, तो फिर बाकी के सारे कैश वाले। अच्छा, चलें आगे। लो जी, ये तो इतना आसान सवाल है, पॉइंट पहले 3 पॉइंट्स भी हो गए। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ पढ़ो कितने ने, ये इस 1440 के बारे में कुछ फरमा रहे हैं। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ कंप्राइज ऑफ, ये टोटल इन 2 चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। लोन फ्रॉम बैंक 1100 मिलियन, आउट ऑफ विच 250 मिलियन इज पेएबल ऑन। अब हम खड़े कहाँ हैं? लो, इसका मतलब हाँ जी, इसका मतलब ये कि इस 1410 में से 1440 में से सॉरी 200, पहली बात तो ये कि इसमें 1100 का लोन फ्रॉम बैंक है, ठीक है। इस 1100 में से फिर 250 करंट लायबिलिटीज़ में शो करना है, और बाकी कितना बनता है? 850। ये फिर क्या है? ये फिर नॉन करंट है, और ये हमने बैलेंसिंग निकाला है। तो देखो सारा डाटा देखो, लोन में लोन पड़ा है, कोई मसला है?
कोई मसला नहीं है भाई, सिर्फ प्रेजेंटेशन है। उसने क्या किया, लॉन्ग टर्म लोन इकट्ठा शो कर दिया। IS1 कहता है जहां पे मुमकिन हो एसेट्स और लायबिलिटीज को करंट नॉन करंट में तोड़ के लिखो। तो ये तो भाई सीधी बात है, इस लोन की ये करंट मैच्योरिटी है। अगर ये अगले 10 महीने 12 महीने में 12 महीने के अंदर अंदर रीपे हो रहा है तो ये तो करंट लायबिलिटी है। बोलो। मैंने कहा असल में IFRS 15 से ज़रा बोर हो गया ना, ये सवाल वैसे मैंने एंड के लिए रखा था कि थक गए होंगे ये हो जाएगा, लेकिन अभी ज़रा फ्रेश हो जाएंगे ना, चेंज होता है ना, ज़रा थोड़ा सा बंदा फ्रेश हो जाता है। ओके अच्छा, बाकी क्या है जी, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट ऑफ 340 फ्रॉम, सुबहान अल्लाह, कुछ याद है? कुछ याद है? वो डीलर होंडा, डीलर ने डिपॉजिट रखवाया था, वो यूज़ करेगा। याद आई बातें? अच्छा, अब यहाँ पर ना मैं नहीं, वो नहीं याद आएंगी आपको। कैसे याद आएंगी, वो मैं याद कराता हूँ आपको। एक और फाइल ओपन करता हूँ आप लोगों के लिए, अलग थलग, ठीक है जी। और इसमें मैं IS1 फाइनल अकाउंट्स का टॉपिक ओपन करता हूँ, और या अल्लाह खैर, ना गड्डी है ना दे कोल ना टायर। ये देखो, इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट पेएबल, बाइफर्केशन करो ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है, जो यूटिलाइजेबल हैं और जो यूटिलाइज हो गए हैं। यूटिलाइज हुए उनके बारे में बताओ कि ये एज़ पर कंपनीज एक्ट एग्रीमेंट के थे, और इनको रखा हुआ है अलग अकाउंट में। ये बातें बतानी होती हैं, लेकिन ये तब बताओगे ना जब वो बताएगा। लेकिन अब उसने कह दिया लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में कुछ करंट है, बाकी नॉन करंट, प्लस ये है, तो इसको सिर्फ फेस पे अलग शो करेंगे, यानी फेस ऑफ बैलेंस शीट में ना भी करें, नोट तो बनाएंगे ना। लॉन्ग टर्म लोन्स का नोट बनेगा, ऐसा भी हमने नोट बनाया हुआ है। मैं वो सवाल ही ओपन कर दूंगा, बल्कि ओपन करके दिखाता हूँ आपको सवाल। यम नहीं यार, वो दोस्तों मुझे बताओ फाइनल अकाउंट कहाँ पे है? फाइनल अकाउंट लेक्चर नोट बेटा बता दो ना, तो अपनी तरफ से तुमने बड़ी बात की है ना, मतलब कि बुक में ही है, बुक में ही है तो हाँ, सारे शुरू हो गए। मेरे साथ हैं, तुम्हारे साथ तो नहीं है ना, उस्ताद के साथ है ना, तुम्हारी तरह तो नहीं है, बता दें जी। फाइनल अकाउंट में लेक्चर नोट्स फाइनल अकाउंट के अंदर पेज नंबर 714, इसमें भी थोड़ा आगे आए, ये देखिए, ये शेयर कैपिटल का नोट बनाया था इसमें, ये भी आज बनेगा, अल्लाह का इधर बना हुआ है ये वाला। चलो ये भी दिखा दूंगा, लगे हाथों आपको। ये नोट हमने बनाना है आज, ठीक है, देख लेना, बंदा कंफर्टेबल हो जाता है थोड़ा सा। उसके बाद हमने एडवांस वाला सवाल यहीं कहीं किया था, लॉन्ग टर्म एडवांस, लॉन्ग टर्म लोन्स वाला। ये देखो, लॉन्ग टर्म लोन्स में 9000 का ब्रेकअप दिया। आज ये लोन फ्रॉम बैंक है, इसलिए ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोन फ्रॉम डायरेक्टर होता तो रेकन्सिलिएशन होती। लोन फ्रॉम बैंक आएगा, और फिर बाकी का लोन और करंट पोर्शन ऐसे ही माइनस करेंगे। करंट पोर्शन जो लिखा है अभी, वो करंट लायबिलिटीज़ में ऐसे करके देखा था, वो देखो सामने नज़र आ रहा है। बैलेंस शीट आज ऐसी बनानी है जैसी SL की बनी हुई है, और लेकिन वहाँ पे 9200 नज़र आए, 2000 नज़र आएगा, नोट में आके लिखना पड़ेगा लॉन्ग टर्म लोन। अच्छा, ये ग्रांटेड है, रिसीवेबल है, तो वो पेएबल है, कोई मसला नहीं है। लोन पेएबल भी ऐसे ही बनेगा तो ऐसा ही ना, ठीक है, ऐसे ब्रेकअप देंगे। ओके अच्छा, चलो जी, ये भी पता लगा। ये चौथी फाइल ओपन होगी ना, इसलिए सवाल हमारा चल रहा है। चलें जी, अब आगे कहता है जी, ट्रेड एंड अदर पेएबल्स इंक्लूड अनपेड डिविडेंड। हाँ जी, किधर है वो ट्रेड अदर पेएबल? ये पड़ा है 1610। हाँ भाई, इसका क्या करें? अच्छा, इधर देखो, ये असल बात यहाँ अधूरी छोड़ गए। उसने कहा था लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ के अंदर 11,000 का ये लोन है, और बाकी क्या है 340 का, तो यहाँ पे लिख दो ना, ये 340 सिर्फ अलग दिखाने हैं, ठीक है। ये क्या है? सिक्योरिटी डिपॉजिट हमने ले रखा है, तो जब वो बिज़नेस बंद करेगा हमसे, वो हमारी वो डीलरशिप वापस करेगा, तो इसको मतलब उसको ये पैसे देने पड़ेंगे हमें वापस।
इसलिए लाइबिलिटी में अलग शो कर दिया हमने। कोई और अंग्रेजी लिखी होती कि कैप्टन अदर बैंक, ये वो हमने भी नीचे लिख देते। ठीक है, ओके। अच्छा, अब 1610 के बारे में क्या कहते हैं जी सरकार? ये कह रहे हैं इसमें अनपेड डिविडेंड पड़ा है। तो भाई पेएबल में पेएबल नहीं पड़ा होगा तो क्या रिसीवेबल पड़ा होगा? बोलो क्यों अलग कह रहा है? कुछ याद में आता है? फेस के ऊपर नोट्स के अंदर ना शुरू के अंदर बल्कि अब यहाँ से क्या दिखाना, आपको याद है 5-6 चीज़ें, डिविडेंड रिसीवेबल नहीं, 5-6 चीज़ें जो थी वो हमने कहा था फेस के ऊपर नजर आनी चाहिए, जिनमें अनक्लेम्ड और अनपेड अलग अलग थे। अनक्लेम्ड और अनपेड अलग अलग थे। वो तो मैंने याद करने के लिए आपको बताया था ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, जो आप समझ नहीं रहे मेरी बात, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे ना हमने यहाँ पे जब हमने ये डिस्क्लोजर्स पढ़ना शुरू किए थे ना, तो जहाँ से वो डिस्क्लोजर्स शुरू हुए थे, वो जगह लग रहा है मुझे मिल जाए, जहाँ से वो डिस्क्लोजर शुरू हुए थे बैलेंस शीट वाले, ये देखना ज़रा, जब जनरल ख़त्म होने हैं, आ रहा ये निकल के ख़त्म हो गए। ठीक है, रेस दूँ, निकल ही ना जाए आगे यार प्लीज़। मैं ज़रा जल्दी में देखना चाह रहा हूँ, जूम इन ना होने की वजह से मुझे नज़र ही नहीं आ रहा। ये देखो, सन्ड्री रिक्वायरमेंट्स में उसने कहा था कि फॉलोइंग आइटम शैल बी डिस्क्लोज एज अ सेपरेट लाइन आइटम। जिसमें हमने कहा था रियल सरप्लस हो, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट हो, अनपेड डिविडेंड, अनक्लेम डिविडेंड, कैश एंड बैंक। तो जब सवाल में उसने कहा कि इन लाइबिलिटीज़ के अंदर एक अनक्लेम डिविडेंड पड़ा है, तो बीच में नहीं छोड़ना, हमने उसको फेस पे शो करना है। ये मैं असल में कह रहा था कि जब हम शुरू किया ही था हमने, तो ये बात हमने वहाँ पढ़ी थी। ठीक है, अच्छा, ये मैं कौन सी वाली फाइल को खोल गया? इधर अपने वाली को ही खोल गया। ओ नो, इट्स ओके। लो भाई, तो 18 अगर अनक्लेम्ड डिविडेंड है तो फिर बैलेंसिंग क्या होगा? बोलो कितना? 1598। अब भाई जाहिर सी बात है, ट्रेड एंड अदर पेएबल में पड़ा है, तो फिर बाकी ये जी, बाकी ये है वो 92। बाकी फिर भाई जिसके वो कह रहा है कि इससे ट्रेड एंड अदर पेएबल में एक ये डिविडेंड पेएबल भी पड़ा है। अनक्लेम्ड अनपेड का फर्क आपको समझा दिया था। ठीक है ना, जरूरत नहीं, उन्होंने लिखा हो तो दोनों ही हो तो हमने अलग शो करने होते हैं। अच्छा, ट्रेड एंड अदर पेएबल्स में डिविडेंड पेएबल पड़ा है, अच्छा जी, वो तो अलग शो कर दिया। फिर बाकी क्या होगा? बाकी फिर ट्रेड एंड अदर पेएबल्स ही होंगे ना। पेएबल्स में एक पेएबल पड़ा है, गलती तो कोई नहीं है, उस पेएबल को अलग शो करना है, बाकियों को अलग शो करना है। ठीक है, ओके। बाकी अदर को ट्रेड एंड अदर पेएबल्स हैं। अच्छा, आप उसके बाद कहता है जी बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है? 265। और आगे कहता है, आगे चलने दो, लोन टू एम्प्लॉइज। अच्छा, ये उस तरफ चला गया, बाद में मैंने कहा था पढ़ लेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट की बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है, बारी आने दो, ज़रा थोड़ा सा टाइम भी लग जाना, 2-3 मिनट लग जाने। अच्छा चलो पढ़ लो भाई, उसकी शक्ल बन गई है। अच्छा, ये ना असल में एसिड साइड पे है। ठीक है, बाई की बात मानते हैं, ये असल में दोनों साइड पे जानी है एडजस्टमेंट। खैर पढ़ के देखें क्या कहता है। कहता है जी बैंक ओवरड्राफ्ट इज नेट ऑफ कैश इन हैंड। सही है ना? सही है। अगर आप इसको सही कहते हैं तो मैं कैफ 1 ओपन करूंगा। कैफ 1 ओपन करके मैं आपको और कैफ 1 में भी फ्रेमवर्क नहीं पढ़ाना, फ्रेमवर्क के अंदर चैप्टर में इंट्रो वाले कॉन्सेप्ट जो आईकेप की किताब में भी नहीं है, जो आप इंट्रो में पढ़ के आते हैं, वो दिखाना पसंद करूंगा आपको। मेरा दिल चाह रहा है, मेरा दिल चाह रहा है। जो छोड़ के गए थे, इधर ही बैठ के छोड़ के गए थे। कोई नहीं, हर दफ़ा 2-3 तो आते हैं, तो 6-7 दे दिए उसने। इधर देखो जी, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो रिवीजन ऑफ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है, जिसको रीड ऑनली कहा जाता है सिर्फ, बाकी चीज़ें तो चले इस किताब में भी, आईकेप की किताब में भी नहीं है। इन कॉन्सेप्ट्स के अंदर, क्योंकि ये इंट्रो के हैं, इन कॉन्सेप्ट्स के अंदर ना एंड पे एक चीज़ लिखी हुई होती है, ऑफ सेटिंग। कहाँ गया? आगे निकल गया मुझे लगता है। ऑफ सेटिंग IS 1 ये कहता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही बना रहे हैं इस पर स्टैंडर्ड ये लगता है। IS 1 ये कहता है कि आप एसेट्स और लायबिलिटीज को नेट नहीं कर सकते, इनकम्स और एक्सपेंसेस को नेट नहीं कर सकते, अनलेस कि स्टैंडर्ड कोई कह दे या इजाज़त दे दे। अब स्टैंडर्ड ने कब कहा था भाई? आपने ये अभी अभी IS 37 पढ़ा है, जिसके अंदर स्टैंडर्ड ने कहा था प्रोविजन को अलग रखना और
एसेट को रीइंबर्समेंट वाले एसेट को अलग रखना, प्रोविजन को अलग रखना, लेकिन इनकम स्टेटमेंट में इनकम एक्सपेंस को नेट कर सकते हो। अब हालांकि वो कह रहा है, आगे स्वान कहता है कि इनकम एक्सपेंसेस को नेट करने की इजाज़त नहीं है। आप पढ़ के आए FAR 1 में गवर्नमेंट ग्रांट, इसमें तो एसेट लायबिलिटी दोनों, एसेट और प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट दोनों के लिए इजाज़त होती थी। एसेट रिलेटेड ग्रांट है, आप चाहो तो आप एसेट को अलग रखो, ग्रांट को अलग, अगर चाहो तो दोनों को नेट कर लो। इनकम स्टेटमेंट में चाहो तो ग्रांट इनकम को, एक्सपेंस को अलग रखो, रिलेटेड एक्सपेंस को, चाहो तो इनको नेट कर लो। तो वैसे ऑफसेटिंग की इजाज़त नहीं है। मैंने नोमान से 100 रुपये लेने हैं, मैंने नोमान को 80 रुपये देने हैं, ठीक है, तो इसका मतलब नेट में तो नोमान ने मेरे 20 रुपये ही देने हैं ना। मैंने नोमान से 100 रुपये लेना था और इसको 80 रुपये देना था, तो नेट में इसने मेरे 20 रुपये देने हैं। अब IS 1 कहता है मेरे डेटर्स में ये 100 रुपये अलग नज़र आने चाहिए और मेरे क्रेडिटर में इसके 80 रुपये अलग नज़र आने चाहिए। ये 20 रुपये नेट करके रखने की इजाज़त नहीं है, अनलेस कि हम आपस में रब्ता करें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। मैं से कहूँ कि यार अब क्या तुम 100 लेकर आओगे, पहले मैं वो इस जेब में रखूँगा, फिर इस जेब से 80 निकाल के दूंगा, तुम घर से 20 ही लेके आ जाना। ये जब तक आपस में म्यूचुअल कॉन्सेंट ना हो तो हम ऑफसेटिंग ये भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कहते हैं कि ऑफसेटिंग की इजाज़त नहीं है अनलेस कि कोई स्टैंडर्ड इजाज़त दे या मजबूर करे। और एक और बात भी लिखता है ये यहाँ पे IS 1, एक और भी सूरत है, वो ये है कि जो ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन उसकी इकोनॉमिक सब्सटेंस ही यही हो कि नेटिंग सही है। जैसे ये भी FAR 1 में आपने पढ़ा हुआ है, डिस्पोजल कॉस्ट। अगर एसेट बेचते हुए कोई डिस्पोजल कॉस्ट इनकर किया तो आपको क्या कहा था कि यार एक तो ये है कि आप गेन अलग रिकॉर्ड करो, डिस्पोजल कॉस्ट एक्सपेंस के तौर पे अलग रिकॉर्ड करो। फिर एक जुगाड़ बताया था, सेल प्रोसीड को नेट कर दो, सेल प्रोसीड को नेट करोगे तो गेन खुद ब खुद नेट ऑफ दैट एक्सपेंस हो जाएगा। अब ये भी तो आपने एक इनकम और एक्सपेंस नेट किया, लेकिन यहाँ पर भी इजाज़त थी IS 1 की, तभी किया था क्योंकि इकोनॉमिक सब्सटेंस ट्रांजैक्शन का जो है वो यही बनता था। एग्जाम्पल स्टैंडर्ड ने भी यही दी हुई थी, ठीक है। तो बातें और तरफ निकल गई। सादा बात कर मैं ये रहा था कि आपको ऑफ सेटिंग की इजाज़त, एक ही शय खुल गई, IS 12 खुल गया, कितने गया इंटीग्रेटेड, अच्छा पुराने वाला खुल गया जी। IS 1 कहता है, मैं भी कहूँ तरतीब कहाँ गई, ऊपर नीचे होगी। IS 1 कहता है आपने अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो लायबिलिटीज़ में अलग शो करना है, अगर बैंक या कैश पॉजिटिव है तो उनको एसेट्स में अलग शो करना है। वो क्या कह रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट इज नेट ऑफ कैश इन हैंड ऑफ 30, तभी तो एसेट साइड पे कैश नहीं नज़र आ रहा। उन्होंने क्या किया, कैश तो पॉजिटिव ही होता है, बैंक ओडी था, उन्होंने दोनों को नेट किया, नेट करके लायबिलिटी ये शो कर दी। क्या ये सही है? अब एक छोटी सी वर्किंग और करनी पड़ गई हमें, अब ये रिवर्स वर्किंग करनी पड़नी है थोड़ी सी, ऐसा ही है। तू बैंक करा ले नुमान, अच्छा भला बाद में करते, खैर बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। बैंक ओवरड्राफ्ट जो इस वक्त नज़र आ रहा है इन बैलेंस शीट, इस वक्त जो नज़र आ रहा है वो कितना है, 265। अच्छा वो ये कह रहा है जी हमने ना इस फिगर तक आते आते कैश इन हैंड को माइनस कर दिया, जा ये की कितना ही, तो बैंक ओवरड्राफ्ट असल में कितना था, ये बैलेंसिंग निकालो, कितना 300, 235 नहीं होगा बेटा, अगर 265 से वापस जा रहे हैं तो माइनस वाले को प्लस करना है, तो 265 प्लस 30 295। अब इधर देखो भाई, ये तो हमने निकाल लिया बैलेंसिंग, वैसे कहना नहीं चाहिए पर ये ग्रॉस फिगर है, ये कैश करके मतलब जैसे ग्रॉस डेटर्स लेस प्रोविजन है, रिवर्स वर्किंग वहाँ पे भी सीखी हुई है FAR 1 में। अब देखो भाई ये जाएगा बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज़ में, ये जाएगा बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में, और ये कहीं नहीं जाना क्योंकि ना तो किसी स्टैंडर्ड ने ये इजाज़त दी है कि बैंक ओडी और कैश को नेट कर दो, ना ही कोई इकोनॉमिक सब्सटेंस इस ट्रांजैक्शन का ऐसा है कि ऐड करना है, तो बेतुकी बात है, बिल्कुल भी नहीं करना है, ऑफसेटिंग की इजाज़त नहीं है। चलो जी, इंट्रो भी इस्तेमाल होगी इस सवाल में, तो इंट्रो भी इस्तेमाल हो गई। नेक्स्ट पॉइंट नंबर अब जो छोड़ गए थे 6, लोन टू एम्प्लॉयज़। चलो जी उन्हें पढ़ लो। अब भाई साहब ये जो है ना, ये 265 जो है, ये 265 जो है ये यहाँ पड़ा हुआ है, ओके, इसकी वर्किंग ये पड़ी हुई है। अच्छा अब आ गए जी, अब एसेट साइड पे PPE कहता है कोई नहीं टेंशन ना लो, PPE स्कूल में
क्योंकि आप IAS 16 के अंदर उसका अच्छा सा नोट बनाना सीख चुके हैं FAR 1 में, ज़्यादा तंग नहीं किया। इसमें बहुता करेगा तो वो अंग्रेजियाँ देगा कि जी हमारे कब्ज़े में है पर हमारा वो मतलब पोजेशन में है, हमारे ओनरशिप में नहीं है, ठीक है, कोई कमिटमेंट, ऐसी कोई बात लिख दे, ठीक है ना, तो वो भी अंग्रेजी में लिख देनी है। बहरहाल लोन टू एम्प्लॉयज़ में कहता है लोन टू एम्प्लॉयज़ इन, सुभान अल्लाह, ये कहाँ से आ गया? अभी दोस्त को देख के आ रहे थे, अभी तो सामने ही पड़ा है, अभी लोन रिसीवेबल वाला भी आ गया। डायरेक्टर वाला लोन है, ऐसे अलग से आएगा, फिर उसकी रीज़न आएगी, उसकी रेकन्सिलिएशन आएगी। तो भाई एक काम कर लेना ना, जब तैयारी शुरू करने से पहले जाने लगना ना, तो सिर्फ डिस्क्लोजर जो किताब के अंदर आ रहे हैं ना, उनके वो दो 3-4 सफ़े हैं ना, ये वाले जो कंपनीज एक्ट के डिस्क्लोजर है, बाकी तो हर स्टैंडर्ड के अपने डिस्क्लोजर है ना। नोट लीज का कैसे बनाना है, IAS 16 कैसे बनाना है, IAS 38 का कैसे बनाना है, टैक्स का कैसे बनाना है। लेकिन जो ये हमने पढ़े थे ये वाले, अब मैं वो दोबारा नहीं जा रहा, मुझे चेंज करना पड़ेगा, ऑलरेडी 4 फाइलें खुली हुई हैं, ठीक है। तो ये जो अभी आपको मैंने दिखाए थे, नहीं देखेंगे, नहीं हम तो देखेंगे भाई, हम तो देखेंगे, चुप कर जाओ। यो वाले ये यहां से कॉपी करा के पर्चे में ही साथ ले जाना, ये सिर्फ कॉपी करा के अपने पास रख लो। जब भी ये सवाल करो डिस्क्लोजर्स वाले, सिर्फ इनको सामने रखा करो। आपके जहन में चल रहा होगा, दिमाग में आपके होगा, ज़रूर होगा दिमाग में कि हाँ मैंने ये लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस का ऐसा ही बनाया था नोट। सामने सिर्फ रख लोगे और सवाल कर रहे होगे तो थोड़ा सा जहन फ्रेश, पर्चे में जब ये आएगा तो आपके जहन में बातें आएंगी, इंशाल्लाह 90% से ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा जी, तो मैनू कुछ लब नहीं रहा सी। ओके, तो सवाल था यहाँ पे, ये समझ आ गया जी। शुक्र है डायरेक्टर लोन तुम आए, क्योंकि तुम वो मुफ्त के नंबर हो, तुम वो मुफ्त के नंबर्स हो जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। हम लॉन्ग टर्म एडवांसेस का नोट बनाएंगे, तो एक और नोट मिल गया जी मुझे, जिसका नोट बनना है वो एक और मिल गया, ये लोन टू एम्प्लॉयज़ नोट, ठीक है। इसमें डायरेक्टर लोन पड़ा है, हम एक तो अलग अलग करेंगे। आगे कहता है ऑल ऑफ दीज लोन्स आर इंटरेस्ट फ्री, ये भी लिखेंगे। हाउसिंग फाइनेंस तो डायरेक्टर वाला है तो उसका रीज़न लिखना है। एज पर कंपनीज पॉलिसी, तो बाकियों को फिर कुछ नहीं कहना, बाकी लोन एम्प्लॉयज़ का है तो बस लिख दिया कि लोन एम्प्लॉयज़ का है। उसके बाद अगर वो HR पॉलिसी वाला है तो उसको कुछ नहीं कहना था, याद है ना, अलग लिखना था, अलग लिख दिया। लेकिन डायरेक्टर वाले को अलग करके फिर पकड़ लेना और इसकी पिटाई शुरू करनी। हाँ भाई, क्यों लोन लिया? घर के लिए, इंटरेस्ट फ्री भी है, और वापसी क्या कोई मूवमेंट बनवाओ। 30% ऑफ द अमाउंट वाज डिसबर्स्ड ड्यूरिंग द ईयर, रीपेमेंट विल स्टार्ट आफ्टर। तो हमने डिसबर्स किए हैं इसमें से 30%, ठीक है, मतलब वो वर्किंग ज़ाहिर है मूवमेंट करके दिखानी है, लेकिन सिर्फ डायरेक्टर लोन की, क्योंकि एम्प्लॉय के लोन की ये मूवमेंट नहीं हुआ करती थी। ओके, चलो नेक्स्ट। सवाल पढ़ते पढ़ते ही हमने सारी तैयारी कर ली है, सवाल पढ़ते पढ़ते ही हमने सारी तैयारी कर ली। अब सवाल करते करते कोई टाइम नहीं लगना। सवाल का जब भी एडजस्टमेंट आनी है, खड़क से बैंक और कैश अलग लिख देना आपने, 2 मिनट के अंदर आपने ये नोट भी मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, फिर क्या करना है, फिर वो तो सिर्फ आपके सामने फॉर्मेट है। ओके जी। SL has 2 operating segments. On the basis of geographical location, information for 2020 extracted from reports to segment collectors is as follows. नॉर्थ साउथ डाई कैप, तो नॉर्थ और साउथ 2 सेगमेंट्स हैं, ठीक है जी। अब सेगमेंट्स हैं, उनकी सेल्स हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, GP है। आगे कहता है सारे एसेट्स और सारी इनकम्स और सारे एक्सपेंसेस में ये हेड ऑफिस के एलोकेटेड नहीं है। एसेट लाइबिलिटीज ऑफ नॉर्थ और साउथ इस रेशो में है। नॉर्थ साउथ सेल्स जो हैं वो 50 मिलियन, ये इंटर सेगमेंट, यानी इससे आगे जो कहानी शुरू हो रही है वो भी क्या है, लेकिन आपको पता है ये ज़रा तफसीली नोट था और इंशाल्लाह ये रिवाइज भी हो जाएगा, बड़ी तेज़ी से होगा, लेकिन है आसान, क्योंकि उसने एक अलग से सवाल नहीं ना दिया, इकट्ठा रखा है। तो जब हम करेंगे तो हमें समझ आएगी। फेस भी नज़र आ रहा होगा, 10% टेस्ट लगाने की भी शायद ज़रूरत ना पड़े कि जी अच्छा टोटल सेल हैं ही दोनों ही रिपोर्टेबल हो जाएंगे, देखना भी, ठीक है ना। तो ये देख लेते हैं इंशाल्लाह। ये सारा का सारा रिपोर्टिंग सेगमेंट ऑपरेटिंग सेगमेंट का नोट है, ठीक है, रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट्स का। बाकी सवाल मेरे ख्याल में अब कर लेना चाहिए, ठीक है जी। तो
सिर्फ अंग्रेजी लिख रहे होगे ना कि दीज लोन्स आर प्रोवाइडेड टू, नहीं बस यहाँ लिख दिया आपने, काफ़ी है, डिस्क्लोज ही करना है ना। हाँ, डिस्क्लोज का मतलब होता है लिख के बता दो, कहीं भी लिख के बता दो, कोई पूछे तो कहना ये लिखा होता तुमने देखा ही नहीं, पढ़ना था ना ध्यान से, हमने इतनी मेहनत की हुई थी, मार्कर तो पढ़े हैं ना भाई, ला कर दिए थे ना उसने काफ़ी सारे। चलें जी, मैं तो कहता हूँ आप फिर शुरू करें। अच्छा, अब जहन के अंदर क्या है, रहने दो, वहीं आ रहा हूँ। जहन के अंदर क्या आ रहा है, एक तो हमारा बनेगा नोट, ये मुफ्त के नंबर भूलने नहीं है, पहली लाइन लीगल स्टेटस एंड नेचर। दूसरा नोट बनेगा शेयर कैपिटल वाला, अभी 2 मिनट में बनाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तीसरा बनेगा लोन टू एम्प्लॉयज़ वाला और डायरेक्टर्स को अलग करना, ठीक है, इनमें तो कोई देर नहीं लगनी। उसके बाद यहाँ तक की सारी जो एडजस्टमेंट थी वो इसी में इस्तेमाल होनी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि 20 मिनट से ज़्यादा और नंबर इसमें काफ़ी पड़े हैं। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा वापस जाके सेगमेंट एनालिसिस, क्योंकि पुराना हो गया पढ़े हुए, उसका एक सवाल जो मैंने ओपन किया वो देख लेंगे। वैसे हमें कुछ कुछ याद भी आ रहा है कि जो 2 4 5 चीज़ें लिखते होते थे पहले, वर्किंग करते थे 10%, 75%, फिर रिपोर्टेबल जो डिसाइड होते थे उनको अलग, नॉन रिपोर्टेबल को अलग, फिर आगे रिकन्सिलिएशन, तो वो सारा कुछ करना है। ओके, चलें जी, तो फिलहाल उसको भूल जाएं कि ऐसी कोई चीज़ है, क्योंकि बैलेंस शीट सारी बन जाएगी, उसके बाद वो रिपोर्टेबल सेगमेंट्स तो उल्टा यहाँ से फिगर जो है वहाँ पे मैच कर रहे होते हैं ना, ठीक है। तो एक दफ़ा सारा सवाल पूरा कर लेते हैं, और फिर सारा सवाल पूरा होने के बाद, बैलेंस शीट टैली होने के बाद, एंड पे जाके हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी। अच्छा, अब एक तो ये जहन बन गया, अब फेस के ऊपर क्या कुछ आना है, थोड़ा इसका डिसीजन, थोड़ा सा जहन बन जाए। एसेट्स के अंदर मुझे नहीं नज़र आया कोई 2 3 4 से ज़्यादा कोई एसेट बनते नज़र आ रहे हैं। डेटर्स हैं, स्टॉक हैं, कैश एक हमने निकाला है, ठीक है। फिर नॉन करंट एसेट्स में भी पीपी या लॉन्ग टर्म लोन नज़र आ रहे हैं। उसके बाद हाँ, इक्विटी के अंदर कुछ आइटम्स हैं माशाल्लाह से, शेयर एक तो ऑथराइज्ड आ जाएगा, फिर इशूड सब्सक्राइब, और भाई एक तो ऑथराइज्ड आ जाएगा, फिर इशूड सब्सक्राइब पेड अप आ जाएगा, इसका नोट भी बनेगा, फिर शेयर प्रीमियम, फिर रिटेन, तो 4 5 लाइनें वहाँ पे चाहिए होंगी। ये प्लानिंग चल रही होती है फॉर्मेट से पहले, ठीक है ना। उसके बाद लॉन्ग टर्म नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर लॉन्ग टर्म लोन आएगा, करंट लाइबिलिटीज़ में इसका करंट पोर्शन भी आएगा, ट्रेड अदर पेबल्स भी आएंगे जो बाकी रह गए, और बैंक ओडी भी आएगा। तो और कुछ निकला है, हाँ वो भी था, अल्लाह आपका भला करे। ये बदतमीज़ जो इकट्ठा हो गया अब छुपने की कोशिश कर रहा है, इसको अंडे के अंदर डालते हैं। ये वाला 18, ये 18 कौन सा था, ये अनक्लेम्ड डिविडेंड था, ठीक है ना। तो बहरहाल इसको भूल नहीं जाना, ओके, अनक्लेम्ड, अनक्लेम्ड डिविडेंड, तो इसको नहीं भूल जाना। तो मेरे ख्याल में बस यही कुछ ही है, और तो कुछ नहीं है। तो पहला नोट, बहरहाल नोट्स बनाना शुरू कर देते हैं, जो चीज़ें आती जाती हैं वो भी लिखते चले जाते हैं, कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। ले जी, ये फॉर्मेट मैंने बना दिया था क्लास में, पिछली क्लास से भी पहले का यूज़ अप होने लगा है। तो 1 बाय 1 शुरू करते हैं जी। सबसे पहले तो बैलेंस शीट, तो जाहिर सी बात है बैलेंस शीट में तो फिगर्स आएंगी इंशाल्लाह, बिल्कुल आएंगी। मैंने वो थोड़ा सा अपने हिसाब से ज़रा ये काउंटिंग शाउंटिंग की, ताकि ज़रा आपके सामने एक पिक्चर आ जाए, ज़रा इजी रहता है आपके लिए, उसको ना पिक्चर ले लेना और फिर समझ भी अच्छी आ जाती है, ठीक है। अब आपके लिए कोई मसला नहीं, आपको 2 लाइनें नज़र आ, 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं, आप 3 लाइनें छोड़ो, 3 नज़र आ रही हैं 5 छोड़ दो, कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा, ये फिगर्स अभी इंशाल्लाह ले आते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं नोट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ये बैलेंस शीट बन जाएगी, यहाँ पे औखे सौखे होके बना लूँगा मैं, ठीक है ना। यहाँ तक आएगी माजरत के साथ। ये कैमरा भाई नज़र आ रहा है आपको। अच्छा, नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर सबसे पहला नोट जो है वो है लीगल स्टेटस एंड नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है जी। अब ये नोट जो है ये मुफ्त के नंबर लिए हुए, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ से पकड़ना है। सेफगार्ड लिमिटेड यहाँ से लेकर कराची तक, लाहौर से कराची तक जी। SL पूरा नाम लिख देना है, ठीक है। सेफगार्ड लिमिटेड तो ऊपर आ गया है, कंपनी यूँ लिखेंगे, द कंपनी इज एंगेज्ड इन, द कंपनी इज एंगेज्ड, इधर देखो, डॉट 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 करा, ठीक है। पर्चे में डॉट न डालाना प्लीज़, एग्जामिनर खुद देख लो, डॉट 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 पूरा कर लो, हाँ उसमें फिर डॉट 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 करके
रिजल्ट भेज देना। ठीक है जी, चलें जी। अब ये लाइन हो गई, अब बैलेंस शीट शुरू हो गई। मैंने इसलिए पहले करवा दिया कि भूलना ना जाए बाद में। ठीक है, ये लाइन हो गई, अब बैलेंस शीट। तो पर्चे में प्लान ऐसे ही करना है आपने। पर्चे में पहला सफ़ा दो बैलेंस शीट की, अब दूसरा सफ़ा नोट्स का है, लेकिन आपको नज़र आ रहा है कि आपने ऑपरेटिंग सेगमेंट, रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट का नोट भी बनाना है। तो इसके लिए मेरे ख्याल में एहतियातन आप 2 सफ़े जोड़ेंगे। ठीक है, वर्किंग शर्किंग तीसरे सफ़े से शुरू करेंगे। ठीक है ना। तो जो नोट्स वाला सफ़ा, उसमें सबसे पहले आपने ये 2 लाइनें लिखनी ताकि ये नंबर तो मिले पक्के पक्के। ठीक है, चलो अब आगे काम शुरू करते हैं जी। सबसे पहले क्या नज़र आ रहा है जी, शेयर कैपिटल। लेकिन साथ ही मुझे याद आया कि पॉइंट 1 के अंदर ऑथोराइज शेयर कैपिटल लिखा हुआ था, तो फटाफट यहाँ पे आए और यहाँ पे आके हमने लिखा, थोड़ी सी ऐसे चला सकते हैं ना हम 2 नंबरी, ऑथोराइज शेयर कैपिटल। अच्छा जी, कितने शेयर्स हैं सवाल में लिखा हुआ है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। 900 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यही बात तो लिखने होते हैं हम। ठीक है, 900 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो ₹9,000। यहाँ पे हम लिख लेंगे टॉप पे, रुपीज इन थाउजेंड है मिलियन है, सवाल रुपीज इन मिलियन है, तो 9,000 मिलियन, 900 मिलियन शेयर्स इंटू 10 रुपए, 9,000 मिलियन ही बनता है यार। हम तो 10,000 मिलियन वाला भी नोट बना चुके हैं, जो 1 बिलियन बनता था। ऐसे ना करो, याद करो। अभी भी दिखाया जो नोट, अभी ओपन कर लेते हैं, अब तो फाइल भी खुली हुई है। हाँ जी, वही किसी ने कहा पैसों में खेलो, अकाउंटेंट बन गए हैं। दुआ देना, जरा क्लियर दुआ दे देता। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल 900 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है जी। उसके बाद आया करता था जी इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड, जरा शॉर्ट में लिखना, आपने कुछ भी शॉर्ट नहीं लिखना, पेड अप कैपिटल। अब ये कितने शेयर्स हैं, अब यहां पर थोड़ा सा हमें काम करना पड़ा। ये 5,000 शेयर्स हैं, 500 मिलियन शेयर्स मतलब 5,000 रुपीज़ पड़े हैं ना, तो इस वो हमने 500 मिलियन शेयर्स में कन्वर्ट करना है, तो 5,000 डिवाइड बाई 10 हमें खुद करना पड़ा। ठीक है, तो कितने जी, 500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है जी, कितना बन गया जी, 5,000। लेकिन अब एक मसला है, वो मसला ये है इसका हमने नोट भी बनाना है। ठीक है, खैर जो है लिखते हैं, थोड़ा सा मैंने 2 नंबर ही लगा रहा हूँ भाई, माजरत के साथ। ऑफ ₹10 ईच, और इधर ले आए, आपने सीधी लाइन में लिखना है। ओके, और ये भी 500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है जी। अच्छा, अब जी नोट्स का रेफरेंस यहाँ पे नोट 1 बन चुका है। ठीक है, अब नोट नंबर 2 बनाएंगे हम, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, शेयर कैपिटल का। ठीक है, तो नंबर 2 इशूड, पूरा नाम लिखेंगे, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, शेयर कैपिटल पूरा लिखिएगा। अच्छा, अब इस नोट के अंदर अगर आपको याद हो तो क्वांटिटी लिखते थे, नहीं याद होगा तो मैं नोट दिखा दूंगा। अपने रजिस्टर में क्यों नहीं देखते हो तुम हैं? अच्छा, इतना भी नहीं करते कि पेज ही बता दें कोई किताब का, और मुझे कहते हैं नहीं वो भी ओपन कर दें, ये भी ओपन कर दें, वो भी कर दें, क्यों? अच्छा, इधर देखो भाई, क्वांटिटाई डेस्क्रिप्टियन और ए माउंट्स, दरमियान में अंग्रेजी दरमियान ऐसे करके है, डेस्क्रिप्शन, डेस्क्रिप्टियन एंड ए माउंट्स।
यहाँ पे क्वांटिटीज लिखेंगे और दरमियान में अंग्रेजी मारेंगे। जी जी बच्चों, पॉइंट नंबर 1 हो चुका हमारा। पॉइंट 2 में कहता है 130 मिलियन और बाकी बैलेंसिंग बचेंगे 500 में से 300, 130 गए तो 370। अच्छा, अब इस 130 के बारे में आप लिखोगे ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा भाई, शेयर प्रीमियम हम कभी भी नोट नहीं बनाते थे। हाँ, तो फिर ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ये ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुली पेड, लेकिन बोनस ये तो है ही नहीं। ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, और साथ में वजह भी बताते थे, यहाँ पे लिखी होनी है। शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश आर अगेंस्ट परचेज ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, और ये लाइन भी डलवाई थी, लिखनी है ये सारी, ऐसे नहीं काम ये सारे किए हुए, ये करना है। ये ना भी दियो तो लिख देना। ओके, अच्छा जी, तो ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, और नीचे लिखोगे शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश वर इशूड फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, उसके बाद रिमेनिंग शेयर्स क्या है? ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फॉर कंसिडरेशन फुल्ली पेड इन कैश। ठीक है, ये बात अब लिख देते हैं। तो 130, ये क्या है जी? 130 क्या है जी? बोलो क्या है? अंग्रेजी बोलो ना, जो अभी बोली थी। ऑर्डिनरी पर्चे में आपने लिखनी है भाई, मैंने नहीं लिखनी। ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यहाँ नहीं लिखना किस लिए, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यहाँ नहीं लिखना कि वो बिल्डिंग के लिए किस लिए। ठीक है, अच्छा, इंटू 10 करो 130 को, तो कितना बन गया? 1300 बन गया। उसके बाद अब बाकी तो और कुछ भी नहीं बचा। बाकी तो कौन से थे? 500 टोटल थे ना, सिर्फ एक बताया उसने कि 130 हमने बिल्डिंग खरीदने के लिए इशू किए थे, तो बाकी 370 क्या है? रिमेनिंग बैलेंसिंग आ गए ना जी। कितना क्या क्या लिखेंगे यहाँ पे? ये बैलेंस है, बैलेंसिंग, ये बैलेंसिंग है। ये कहाँ लिखूं बैलेंसिंग? ये बैलेंसिंग, ठीक है, क्योंकि टोटल होना है यहाँ पर जी। टोटल कितने हैं? और ये 500 फेस में नज़र भी आ रहे हैं, हमने लिखा हुआ है 500 शेयर्स। ठीक है, इनका ब्रेकअप आ गया जी। ये 370 क्या है जी? ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फॉर कंसिडरेशन फुल्ली पेड इन कैश। जी, तो 100 का ये याद आना भी है इंशाल्लाह। बोलो 3700, तो ग्रैंड टोटल तो ये 5000 ही वहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपका नोट, और प्रैक्टिकली जब आप ज़िंदगी में जाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने बैठेंगे, तब भी ऐसे ही बनानी है। ये आपको नज़र नहीं आया था? आपने देखा था जाके नेस्ले की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो यही बना हुआ था नेस्ले की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ठीक है, उसके बाद क्या लिखोगे आप? 2.1 में क्या लिखोगे? 2.1 ये लिखो, उसके आगे लिखने की जरूरत नहीं है, अब ना जगह है ना जरूरत है, कोई मसला नहीं है जी। 2.1 बोलो। शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश वर issued as consideration for purchase of building। बस जो भी था, बस मुझे याद बिल्डिंग आ रही है, बस वही काफी। उसके बाद 2.1 में क्या लिखोगे? 2.2 में क्या लिखोगे? ऑल शेयर्स कैरी इक्वल राइटिंग वोट्स। वो एक लाइन लिखवाई थी, किताब में भी ऐड करवाई थी, यहाँ पर भी फिर लिखवा दिया था। ये देखो, all ordinary shares are equally ranked and are entitled to 1 vote per share in general meeting of company। देखो ऐसा ही नोट बना है। देखो ये इतनी बैलेंस शीट बनाई थी हमने, ये काम है, बस आपको यही सिखाया जा रहा था। बैलेंस शीट इतनी ही
नज़र आ रही थी ना, वो बन गई सामने। और ठीक है, सही है, चलो नोट पूरा हुआ। लेकिन साथ ही साथ हमें ये पता लग गया था बाकी शेयर प्रीमियम, रिवेलिंग सरप्लस, रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, तो इनको भी आपने यहाँ पर लिखना होगा। तो बाकी क्या है जी, रिटेन, आगे क्या है जी, शेयर प्रीमियम कितना है जी, शेयर प्रीमियम 650, इसका कोई नोट नहीं बनता। उसके बाद रिटेन रियल सरप्लस था, वही लिख दो यार, बिल्कुल सही है, तरतीब भी यही होनी चाहिए। ज़रा पहले ये अलग ही हो जाए तो अच्छा होता है। कौन से भला, कैपिटल वाले, कैपिटल रिजर्व्स, रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना है जी 190, और रिटेन्ड अर्निंग्स। अच्छा, अब आपका जो पर्चा है ना उसके ऊपर आपने लिखा हुआ था वो बैलेंसिंग, तो माजरत के साथ वो सारा कुछ पर्चे में छोड़ आओगे। तो ये 2050 में से 650 और 190 माइनस करके यहाँ पे वर्किंग शो कर दो। 2050 थे ना टोटल रिजर्व्स, इनमें से 650 और 190 माइनस करके लिख दोगे तो आपको पता लग जाएगा कितना, और एग्जाम को पता लग जाएगा कि ये इसने कैसे निकाला जी, ये 2 माइनस करके टोटल में से। ठीक है, सब खैर है। अच्छा, थोड़ी देर ये सवाल पूरा होता है फिर मैं पूछता हूँ इनसे, जज्बा 2-4 मिनट। अब असर के बाद पढ़ना है, माजरत के साथ पढ़ना है, ठीक है। आधा घंटा ही होता है, बचता ही आधा घंटा है, मतलब आप आएंगे तकरीबन कोई 4:45 मुश्किल पहुँचेंगे और 5:30 तक आपको फिर ख़त्म करनी पड़ेगी, तो बनता ही पौना घंटा है टोटल। फिर मगरिब शुरू हो जाती, 5:45 तो आजकल मगरिब हो रही है। ठीक है जी, पिला दें इनको चाय, क्योंकि इन्होंने असर के बाद भी पढ़ना है, ज़रा फ्रेश हो जाएंगे। कोशिश ये करना कि असर से जैसे ही आए चाहे उस वक्त आए, अगर सेटिंग हो जाए ऐसी तो। ये पहले भी नहीं है, नहीं, एक स्टिंग ले आना, बाकी चाय कर लें। अब मजाक कर रहे हैं, अच्छा बोलो यार, रिकॉर्डिंग भी नहीं पॉज करवाई, अब जल्दी बोलो, टाइम लग रहा है। अभी मतलब या बाद में, अभी कर लें। अच्छा जी सुने, ये ज़्यादा अहम बात है, अभी कर लें। एक मिनट कुछ जूस आ रहे थे नहीं, कितने, 1 2 चाय को छोड़ने वाले 2 जूस लाना जी। अच्छा जी, ये हो गया काम भाई, ज़रा मैं यूं चला गया हूँ माजरत लिखने के लिए, ओके चले। अच्छा जी, अब शेयर कैपिटल हो गया, इसका नोट भी हो गया, 0.1 हो गया, 0.2 को यूज़ करके शेयर कैपिटल का नोट भी बन गया। रिजर्व्स, रिवर्स सरप्लस, रिटेन्ड अर्निंग और शेयर प्रीमियम तोड़ के भी लिख दिए, ठीक है। अब 0.1 और 2 ओके, अब चलें 3 पे। 3 रिजर्व में पड़ा, ये भी हो गया, रिजर्व में पड़ा है, यही तो ऊपर किया हुआ था, ठीक है ओके। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में शामिल है 1100 मिलियन लोन का, जो कि बैंकों से है, इसमें कुछ करंट भी है। अच्छा जी, कितना को करंट लगेगा जी इसके साथ। अच्छा, अब ये जो है ना बच्चों, ये लोन पेएबल है, लोन रिसीवेबल नहीं है, ठीक है ना। लोन पेएबल है तो बैंकों वाले लोन के बारे में तो सिर्फ ये कहा जाता था कि इसको फेस पे दिखा दो, अभी मैं दिखा के भी आ रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इसकी कोई मेरे ख्याल में एज सच कोई इसकी एडिशनल रिक्वायरमेंट नहीं थी। हाँ, इतना ज़रूर करना है हमने, अब सारे मैं यहीं से लिख रहा हूँ, ठीक है ना, तो अच्छा नहीं लगेगा वरना जी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म लोन और करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, ये टोटल 1100 का ब्रेकअप जरा देना, ठीक है ना। वो क्या कह रहा है जी, लोन फ्रॉम बैंक 1100 है, आउट ऑफ विच 250 करंट है। तो इधर देखो 250 छोटी मोटी वर्किंग तो करेंगे ना अब इधर, और ये 1100 टोटल था, इसमें से माइनस हो गया 250, तो बाकी ये बस इस एडजस्टमेंट का ये करना था। उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने देखो लॉन्ग टर्म लोन लिखा हुआ है, इसी 1440 के अंदर ये 1100 भी पड़ा है, 1100 के अंदर ये भाई साहब भी पड़े हुए हैं, ठीक है। अगली बात, जो लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स हैं ये डीलर्स वाले हैं,
जिनके बारे में वो 3 पॉइंट्स अभी पढ़ा के आ रहा हूँ। अगर वो 3 पॉइंट्स नहीं दिए तो खुद से अज्यूम करके तो नहीं लिख सकते ना कि ये कैप्ट है या नहीं है, इसमें से कितना बिजनेस के इस्तेमाल में है, कितना नहीं है, या सारा ही नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई तो हमें भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ज़रूर है कि इनको हमने लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स फ्रॉम डीलर्स लिख दिया ना तो सबको पता लग जाएगा, अच्छा ये वो है, ये डीलर्स वाले हैं। ठीक है, ओके हो गया ना। कितने? 300। इन तीनों का टोटल करो जरा। 850 जमा 250 1100, 12 13 14 1440। इसी का तो ब्रेकअप उसने दिया हुआ। इतना सा सवाल है। नेक्स्ट, नोट्स इजी हैं। सिर्फ आपको मैं पढ़ाते हुए बताता था ना कि यार बी कॉन्फिडेंट, इजी है, कोई नहीं, मसला नहीं होगा। आपको बस अभी मेहनत करनी। उन दिनों में आप तंग हो रहे थे, नुमान भाई रोज़ कहते थे सर ये कब ख़त्म होना है। याद है ना? याद है ना आपको? याद है ना? ये शक्ल याद है ना आपको? सबसे बोरिंग दिनों में था। अब देखो कितना फ़ायदा हो रहा है। उन दिनों की हुई मेहनत, छुट्टी नहीं की इसने, ये मैं मानते हैं इसकी बात है, ये माशाल्लाह छुट्टी नहीं की, चाहे सोता रहा है। अच्छा है, बड़ा तेज़, ये सब कुछ पढ़ लेता है घर जाके, बता रहा हूँ माशाल्लाह। ओके नेक्स्ट जी प्यारे बच्चों, नेक्स्ट इज लोन टू एम्प्लॉइज। ट्रेड एंड अदर पेबल्स इंक्लूड अनपेड डिविडेंड। अब पहले बैंक कोडी वाली एडजस्टमेंट भाई ने करवा दी थी ना इससे पहले ही, तो वो बैंक कोडी ऊपर आ गया। अच्छा, ट्रेड एंड पेबल भी आ रहा है, ठीक है। चलो, ट्रेड एंड अदर पेबल इंक्लूड अनक्लेम्ड या अनपेड। क्या जो लफ्ज़ देखो, दोनों में फ़र्क बता दिया था आपको, है तो फ़र्क ना दोनों में, तो फिर जो लफ्ज़ लिखा हो वही लिखना। पता नहीं मैंने ऊपर अनक्लेम्ड लिख दिया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ट्रेड एंड पेबल अनपेड। ऐसी कोई नोट ना कर ले इसको और फिर कहे लिखा अनपेड, लिखा यहाँ अनक्लेम्ड और लिखते नीचे अनपेड है जी, अनपेड डिविडेंड। ठीक है ना? बस कुछ नहीं करना जी, इन दोनों को तोड़ पोड़ के रख दो। ठीक है, 1610 है ना, 1610 करंट लायबिलिटीज के अंदर क्या आएगा? अनपेड डिविडेंड कितना जी? 18। और फिर इधर देखो, बाकी फिर क्या है? ट्रेड एंड अदर पेबल्स। इनसे में कोई तकलीफ नहीं है, वो फेस पे दिखाने वाली चीजें थी जो, उनमें से ये है अनक्लेम्ड, अनपेड डिविडेंड और इंटरेस्ट पेबल। ये चीजें फेस पे नजर आनी चाहिए। ठीक है ना जी? तो टोटल कितना? टोटल 1610 में से छोटी मोटी वर्किंग तो भाई मैंने कहा यहीं कर लो ना। वैसे असल में तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसकी इजाजत नहीं होती, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत बना के भी सही नहीं बनाई गई होती, पहली बार ही बनी होती है ना। या तो ट्रायल दिया होता, उसने तोड़ के लिखा होता, हम सही वाली बना लेते हैं। अब छोटी मोटी वर्किंग तो करने दो, इजाजत दो। 1592। नेक्स्ट, तो ये रिवीजन है बेटा, सिर्फ कॉन्फिडेंस देना है आपको, ये सब कुछ आता है आपको। बी कॉन्फिडेंट। जो हम मंगल या बुध को मिलेंगे ना, मैं भी डिस्कस करता हूँ आपसे एंड में, असर के बाद, जिसमें जो बच्चा आ सके बाकी वीडियो, उसमें भी क्या है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, किए हुए टॉपिक्स ही हैं। ज़रा ये भी एडजस्टमेंट, यार आपने इस एंगल से कभी इसको देखा, यार ये चीज़ भी ऐसे देखो, बड़ा फ़ायदा होता है उससे। पर्चे में अक्सर ऐसी चीज़ें फिर टेस्ट कर जाता है वो। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट 4 हो गया जी। पॉइंट 5 में लोन टू एम्प्लॉयज़ वाला वो लंबा नोट है, इसलिए पॉइंट 6 में, पॉइंट 7 में पहले कर लेता हूँ क्योंकि इसकी वर्किंग मेरी हुई पड़ी है। इसके अंदर जी बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटीज़ में दिखा दो 295 और कैश को ले जाओ दूसरी तरफ। करंट एसेट्स के अंदर स्टॉक नजर आया सवाल में? स्टॉक देखो, स्टॉक इन ट्रेड है ना, स्टॉक इन ट्रेड भी आता है, आपको पता है। जो भी होगा वो बाद में देखेंगे। और ट्रेड रिसीवेबल्स या डेटर्स, क्या लिखा हुआ है? ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स। अच्छा जी ये तो आते ही हैं। मैंने आपको कहा था ना, ज़रा इस तरतीब का ख्याल रख लेना। स्टोर, स्टॉक, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स, फिर दरमियान में जगह खाली और एंड पे बैंक और कैश। ठीक है ना? अच्छा, लेकिन और कुछ नहीं है। और यहाँ पर आ गया कैश। ये कैश वर्किंग अगर बनाई है तो उसको वर्किंग नंबर दे दो। मेरे ख्याल में तो सवाल में जो गिवन था वो कितना था? नहीं, बैंक कोडी 200, और हमने उसमें क्या किया? माइनस किया उस, नहीं। अच्छा, बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा, अच्छा 30 गिवन था। ओके 30 गिवन था, ठीक है 30 गिवन था। लो ये 30 आ गया, और बाकी जो है वो बैंक ओवरड्राफ्ट है
करंट लायबिलिटीज में हमने आकर बैंक ओडी लिखा। अब बताओ टोटल बैंक ओडी कितना है 265, लेकिन फेस पे कितना नजर आ रहा है? तो फेस 265। हाँ तो 265 सवाल में गिवन था, हमने कहा ना जी ना, इसमें से -30 हुआ पड़ा +30 करके 295। मुझे तो लगता है जगह बच गई है बच्चों, माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह जी। लो बच्चों, उसके बाद अब रह गया .7 और फिर सिर्फ रह जाएगा वो सेगमेंट एनालिसिस। ठीक है, तो .7 नहीं, .7 हो गया, .6 ठीक है। पॉज करें ज़रा यहाँ पे एक, ये ऑनलाइन वाले बच्चों ये पे .6 पढ़ के लोन, लॉन्ग टर्म लोन रिसीवेबल का ज़रा नोट ट्राई करें, पॉज करें। अच्छा जी, अब ये नोट बनाने की कोशिश करते हैं जी। तो नोट नंबर कौन सा बनेगा जी? नोट नंबर 3। नोट नंबर 3 है जी लॉन्ग टर्म, बल्कि लॉन्ग टर्म नहीं, इसी में तो हमने फिट करना है नॉन करंट को भी, तो हम हेडिंग देते हैं लोन एंड एडवांसेस। क्या ख्याल है, यहाँ क्या लिखा हुआ है? लोन टू एम्प्लॉयज़। वैसे मेरे ख्याल में लोन रिसीवेबल कह देते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय और डायरेक्टर दोनों का नाम लिखना है ना, तो लोन रिसीवेबल कह देते हैं, सुकून हो जाएगा। ठीक है, अब लोन रिसीवेबल, ओके। नाउ लोन रिसीवेबल सवाल के अंदर कह रहा है लोन रिसीवेबल में लोन टू डायरेक्टर्स भी है और लोन टू एम्प्लॉयज भी है। ठीक है, टोटल कितना बैलेंस शीट में दिख रहा है? 330। बच्चों इधर देखो, बैलेंस शीट के फेस के ऊपर नजर आ रहा है 330 का लोन टू एम्प्लॉयज। ठीक है, अब ये लोन रिसीवेबल में वो कह रहा है लोन टू एम्प्लॉयज इंक्लूड डायरेक्टर्स ऑफ 140, डायरेक्टर्स लोन 140। तो जब लोन टू एम्प्लॉयज है, आ जाए, लोन टू एम्प्लॉयज है जिसके अंदर वो कह रहा है 140 का लोन डायरेक्टर्स का लोन है। अगर लोन टू एम्प्लॉयज की हेडिंग देकर वो कह रहा है इसमें डायरेक्टर्स भी बेसिकली एम्प्लॉयज ही होते हैं ना, सैलरी ले रहे होते हैं, ठीक है, काम तो कर रहे हैं ना, तो कह रहे हैं लोन टू एम्प्लॉयज में 140 रुपए डायरेक्टर्स का है, तो इसका मतलब फिर एम्प्लॉयज के लोन में बाकी एम्प्लॉयज का लोन ही पड़ा होगा ना। जरा करीब होकर खड़े हो जाओ, कैमरे के आगे ही आ गए हो बिल्कुल जी। तो फिर बैलेंसिंग यहाँ पे 190। ठीक है, लेकिन अगली बात वो है नोट 3.1। जी हाँ, पर्पस बताएंगे और ये बताएंगे कि ये इंटरेस्ट फ्री है पहले, हाँ वो भी कर लेते हैं। तो 3.1 इधर देखो, ये इधर रख दो, इधर रख दो, फिर कर लीजिए, यहीं पे रख दो। ठीक है, ये जिसने कहा था जी। अच्छा इधर देखें, ये क्या लिखता है जी, कितना गया ये है पर्पस क्या है? ऑल ऑफ दीज लोन्स आर इंटरेस्ट फ्री एंड फॉर हाउस फाइनेंसिंग फॉर 10 years एज कंपनी पॉलिसी। तो यहाँ पे हमने सिर्फ ये लिख देना है लोन टू डायरेक्टर्स का सब नोट है ना। ठीक है, लोन्स आर इंटरेस्ट फ्री एंड फॉर हाउसिंग। ठीक है जी, अब डायरेक्टर्स को ये नहीं कहने की जरूरत कि एचआर पॉलिसी, डायरेक्टर्स को वैसे भी लोन दे सकते हैं, लेकिन उनके लिए ये बातें लिखना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद नोट 3.1 एंड 3.2 इकट्ठे ही इसमें आते थे ना, इस 140 की मूवमेंट दिखानी, और ये 140 यहां पर क्लोजिंग से मैच करना चाहिए। तो 3.2 में हम एक रेकंसिलिएशन बनाते थे, ये सब किया हुआ है मैंने, इसलिए वो सफ़ा खोल के रखा हुआ है। कोई बोला ना कुछ गड़बड़ की उसने, तो मैंने ऐसे फौरन वो सफ़ा खोल लेना है। और जी तो यहाँ पे हम लिखते थे ओपनिंग डिसबर्स ड्यूरिंग द ईयर, हमने कितना मजीद इनको पे किया, रीपेड और क्लोजिंग। और यहां पर ना सबसे पहले आप ये लिखा करो, ये जो फेस पे नजर आ रहा है कितना
140, ये सबसे पहले यहां लिख लो, ठीक हो गया। अब जाके देखते हैं, वो कहता है जी 30%, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, 30% ऑफ द अमाउंट वॉज डिसबर्स्ड ड्यूरिंग द ईयर, यानी 140 इस वक्त क्लोजिंग में पड़ा है। 140, थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, रिवर्स वर्किंग करनी है ना। 140 इस वक्त क्लोजिंग में पड़ा है। वो कहता है इस अमाउंट का 30% ऑफ द अमाउंट जो है वो इस साल में डिसबर्स हुई, तो 140 का 30% इस साल में डिसबर्स हुआ। डिसबर्समेंट 140 का 30% कितना? 42। कहीं पे रीपेमेंट का कोई जिक्र नहीं है, तो ओपनिंग बैलेंसिंग लो। चलो अब रहेगी कहानी सुकून से अलग थलग। देखो बैलेंस शीट पूरी है, अगर देखो इधर देखो, अगर सिर्फ ऑपरेटिंग सेगमेंट रह गया ना तो बैलेंस शीट पूरी कर लेते हैं, कोई चीज़ रह भी गई तो वो भी पहुंचा देते हैं। बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए, ठीक है, और बैलेंस शीट टैली हो भी जाएगी। चलो अब सबसे पहले क्या चीज़ हमारे सामने है जी, चलो इधर से शुरू हो जाओ। 5000 शेयर कैपिटल जा चुका है, फिर रिजर्व भी चले गए, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ पूरी चली गई 1440, ट्रेड अंडर पेबल्स भी तोड़कर दोनों लिख दिए हिस्से, बैंक ओडी भी जो करना था वो कर दिया, ऐसे ही है। आगे आओ, पीपीई वाली साइड पे 45-20 रह गया था, तो यहां पर आके हमने लिखा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, पूरा लिखना आपने पर्चे में, कितना? 4520 जी। पता नहीं कब की है, जो हुई भी इस साल में भी है तो इस साल में क्लोजिंग में पड़ी है। मैंने तो कहा एंट्रीज हो चुकी हैं, क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है ना भाई, ठीक है। और पता नहीं ये 10 साल पहले खरीदा हो, शायद 10 साल पहले ये शेयर इशू हुए हो, आज क्लोजिंग डेट पर ये शेयर्स हैं, ठीक है जी। इधर आए, पीपीई के बाद लोन टू एम्प्लॉयज, अभी अभी इसका एन बनाया है, ये देखो लोन टू एम्प्लॉयज, सॉरी ये तो एसेट्स चल रहे हैं, एसेट्स में तो ये नहीं था, एसेट्स वाला तो दूसरा था, ओके सॉरी, लोन टू एम्प्लॉयज। इसमें कोई करंट पोर्शन है बच्चों? इसमें कोई लोन रिसीवेबल में कोई करंट पोर्शन है? कहीं नहीं, कोई नहीं, वो दूसरे थे, ठीक है, करंट पोर्शन वाला। तो सुकून से तो सिर्फ नॉन करंट में ही सारा आ जाएगा, क्योंकि वो क्या कह रहा है, कितने अरसे बाद वापस होना है ये लोन? 2 साल बाद होना है ना। अब ये नहीं लिखा हुआ किस्तों में होना है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ किस्तों में होना है, इतने % वापस होना है इस साल, तो इसका मतलब आज खड़े होकर 2 साल बाद होना है, तो सारा ही नॉन करंट है ना, जान छुड़ाओ बस जी। क्या लिखोगे? लोन रिसीवेबल, लोन रिसीवेबल, लेकिन साथ ही नोट नंबर 3, जैसे यहां जाएगा उसे पता लगेगा कि ये 330 जो है इसमें क्या कुछ पड़ा है, इसमें तो 140 डायरेक्टर्स को और बाकी एम्प्लॉयज को। HR लिखा हुआ सवाल में, HR पॉलिसी वाले ना हो तो फिर डिस्क्लोजर्स की तरफ जाते थे, याद है, वरना एडवांस टू सप्लायर नॉर्मल एक्टिविटी, एम्प्लॉयज विद ट्रेडिंग, एम्प्लॉयज विद HR पॉलिसी लोन है तो नॉर्मल कुछ नहीं कहते थे। अगर एम्प्लॉयज हैं लेकिन HR पॉलिसी में नहीं है फिर डिस्क्लोजर की तरफ जाते थे। कहते हो तो दिखा देता हूं, ये भी तुम तो कहोगे, घर जाके भी कुछ करना। अच्छा, उसके बाद जी 3265, कोई एडजस्टमेंट नहीं, डेटर्स आ गए 3265। नेक्स्ट क्या है जी, आप बता दो, किताब से भी देख लो कुछ। स्टॉक इन ट्रेड 22, लो बताओ जी, टोटल ग्रैंड टोटल 10395। इसका ना अलग जरा टोटल कर दो, खैर जो यार कुछ ज़रूरत पड़ ही जाती है, चले ही गया, फिर नीचे नज़र लग गई तुम लोगों की, ये जो यहाँ बैठे हुए थे नज़दीक वालों की। जी बच्चों, वैसे जहाँ मुमकिन हो ये करना होता है, ऊपर एसेट्स में भी कर लेना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा देख लें बस, ये तरतीब रखनी है
और ये आगे यूज़ भी बंदा कर लेता है ना सेगमेंट एनालिसिस में, देखो कहीं पे एसेट्स लायबिलिटीज जी 2155 और ऊपर नॉन करंट का ये 295, ये सही नहीं है सर ये 295 है, आपने खाली 95 लिखा हुआ है। ये हाँ जी 295 295 मिट गया होना है यार। और इसका टोटल क्या है और ग्रैंड टोटल क्या है 10395, ठीक है। अच्छा लेकिन बच्चों ये ना यहाँ पे भी कोशिश करनी है, अब यहाँ पे नहीं जगह बस रहने दें, तो नॉन करंट अलग करंट अलग। भाई ज़रा सर नीचे करें, आमिर भाई कह रहे हैं ज़रा सर नीचे करें, बच्चों को एक दफ़ा सिर्फ ये टोटल नहीं नज़र आ रहा, ये टोटल मैच कर गया जी, ठीक है ओके। अच्छा जी ज़रा अच्छा नीचे हो गया, ऐसे बैठ ना, ऐसे करके बैठ टेक लगा लें जी। अब सेगमेंट एनालिसिस की तरफ आते हैं। सर उतार कर रखना थोड़ी देर इसका, नहीं ऐसी बातें ना करें यार। उन्हें कहो भाई कहो कि एक चाय मुझे भी ला दे, ला रहे। ओके नाउ लें जी, आपने देखा बैलेंस शीट टैली हो चुकी है, अब सिर्फ नोट रह गया। सुनो भाई चुप कर जाओ। SL has 2 operating segment on the basis of geographical locations. Information for 2020 extracted from report of segment controllers is as follows. नॉर्थ और साउथ की सेल अलग दे दी उसने, कॉस्ट ऑफ सेल अलग दे दी, जीपी अलग दे दिया, एक्सपेंसेस अलग दे दिए, शुक्र है। ऑल एसेट्स बैलेंस शीट में पड़े हैं। अदर इनकम यहां पड़ी नहीं है। एक्सपेंस 300 मिलियन एसेट्स इनमें शामिल नहीं है। 40 की अदर इनकम ये इस किसी सेगमेंट में शामिल नहीं है। और 74 की के एक्सपेंसेस कैन नॉट बी एलोकेटेड टू एनी सेगमेंट, तो फिर प्रोबेबली हेड ऑफिस के होंगे ना। तो बोलो याद आ रहा है कुछ? यानी ऊपर उसने बता दिया सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स सबकी सेगमेंट्स की, और नीचे कह रहा है ये अदर इनकम इधर कहीं पे शामिल नहीं है, ये एक्सपेंसेस यहाँ कहीं शामिल नहीं है, और ये एसेट्स टोटल बैलेंस शीट वाले एसेट्स में तो हैं लेकिन इनके एसेट्स नहीं दिए, निकालने पड़ने हैं, उनमें शामिल नहीं है। मतलब ये अलग अलग है। बेसिकली आज उसने हमें इनके एसेट्स नहीं दिए पर बैलेंस शीट में टोटल एसेट्स आ गए, वहाँ से हम चलेंगे, उसमें से माइनस करेंगे ये एसेट्स हेड ऑफिस वाले, तो बाकी सेगमेंट्स के ही बचेंगे ना। फिर वो सेगमेंट के एसेट्स चूँकि टोटल होंगे, हमारे सेगमेंट हैं 2, तो फिर उसने आगे बताया एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ नॉर्थ एंड साउथ आर 4:3, उसको फिर एलोकेट कर देंगे जी। थोड़ी सी ऐसे ही है, ठीक है। क्या कर सकते हैं, डिस्क्लोजर याद करो, BSZ वाला सवाल डिस्क्लोजर बनाना था तो हमने हर चीज़ रिवर्स वर्किंग करके निकाल रहे होते थे। हमें तो सिर्फ तो हमें डिस्क्लोजर में मूवमेंट्स दिखानी है, यूज़र को नहीं दिखाई हुई तो हम दिखाएंगे चाहे रिवर्स वर्किंग करनी पड़े, ठीक है ओके। BSZ सबसे पहला बैलेंस शीट का जो सवाल किया था उसके अंदर हमने PPE का नोट ऐसे बनाया था, क्लोजिंग से रिवर्स वर्किंग करके ओपनिंग्स निकाले थे, ठीक है। नॉर्थ सेल्स इंक्लूड सेल ऑफ 50 मिलियन, साउथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 5, ये इंटर सेगमेंट सेल है। अच्छा अब ना जी थोड़ी प्लानिंग करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी नकल करवा देता हूँ। पहले ज़बानी नकल करवाता हूँ, दिमाग अगर मान गया तो रहने देंगे, वरना फिर देख के नकल करेंगे। सबसे पहला काम हम करते थे एक्सटर्नल सेल, इंटरनल सेल, फिर टोटल सेल, उसके बाद फिर टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज़। वैसे प्रॉफिट्स लायबिलिटीज़ लिख लूँगा मैं आज, आगे काम आनी है, वरना टेस्ट के अंदर एक्सटर्नल सेल, इंटरनल सेल, टोटल सेल लिखते थे, फिर प्रॉफिट्स और एसेट्स ये लिखते थे, छठी चीज़ नहीं होती थी लायबिलिटीज़, ठीक है। अच्छा फिर हम 10% टेस्ट लगाते थे और 75%, लेकिन आज जब हम वर्किंग 1 करेंगे ना, वहीं से पता लग जाएगा कि ये तो दोनों ही 10% से ऊपर हैं, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सुकून आसान रखा है ना IK अपने, क्योंकि ये सवाल के साथ मिक्स था। अच्छा उसके बाद फिर जब ये हो जाएगा फिर हम जाएंगे अपने नोट की तरफ, वो होता था सेगमेंट एनालिसिस, जिसमें मैंने आपको स्टैंडर्ड ओपन करके दिखाया था, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती थी। हम लिखते थे जी उसमें हम इंटरनल सेल, एक्सटर्नल सेल, टोटल सेल, उसके बाद
प्रॉफिट्स होते थे, एसेट्स लाइबिलिटीज, ये तो हो गया ना वही वाले वर्किंग वाले, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था जो दिल करे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिख लो, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट इनकम, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, वो आगे वो इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एसोसिएट, एडिशन, एक लंबी लिस्ट थी, याद है, ऐसे ऐसे करके डॉट लिखते, वो वाला है, वो स्टैंडर्ड में भी लिखा हुआ है। लेकिन उसमें से सिर्फ जो चीज़ें यहाँ होंगी वही लिखेंगे, जो कि बाहर नज़र आ रही हैं कि जो वो होंगे वो एक्सटर्नल सेल, इंटरनल सेल, टोटल सेल होंगी, टोटल एसेट्स हैं, टोटल लाइबिलिटीज, और तो कुछ है नहीं शायद, नहीं बस यही है, एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। तो बस यही चीज़ें हैं। अच्छा, सेगमेंट एनालिसिस करने के बाद फिर हम रेकन्सिलिएशन बनाते थे। सबसे पहले रिपोर्टेबल आइडेंटिफाई करते थे, फिर रिपोर्टेबल अलग और बाकी छोटों छोटों को अदर्स में। उसके बाद फिर जब रेकन्सिलिएशन में आते थे तो रिपोर्टेबल को इकट्ठा और अदर्स तो वैसे इकट्ठे। फिर तीसरा कॉलम होता था इंटर सेगमेंट, चौथा होता था अदर्स जिसमें ऑफिस की, और फिर बैलेंस शीट। गोहर वाला सवाल याद है, कितने साल तो नहीं, खैर कितने दिन चलता रहा था गोहर का ही, गोहर रोज गोहर ओपन किया होता था हमने, आज फ्रांचीज वालों, फिर गोहर का सवाल, फिर फ्रांचीज, फिर गोहर का सवाल, याद आ रहा है? तो वो इंशाल्लाह नहीं भी याद आएगा तो आज उसको देख लेंगे। अब ज़रा देखते हैं ये सारी चीज़ें। तुम्हारी शक्ल नुमान 2 क्यों बनी हुई है, नहीं समझ आई? तो फिर मुंह तो सही कर ले। ये देखो, कुछ ऐसे करते थे हम। स्टेप 1, सबसे पहले हम वर्किंग करते, वर्किंग किधर गई यार, ये इस तरह से पहले वर्किंग करते थे, मोबाइल, वॉशिंग मशीन, एचसी, अदर्स, ठीक है। उसके बाद 10% टेस्ट लगाते थे, फिर 75% एक्सटर्नल सेल टेस्ट लगाते थे, फिर इनमें से रिपोर्टेबल निकलते थे। रिपोर्टेबल निकले हैं, इधर कहीं लिखा होगा, रिपोर्टेबल निकले हैं मोबाइल, वॉशिंग मशीन और कूलर। इन सब में मोबाइल, वॉशिंग मशीन, कूलर अलग, और ये हीटर और ओवन इकट्ठा कर दिया था आपने, होमवर्क में ये सवाल दिया था। अच्छा, उसके बाद सुन लो, उसके बाद ये आ गया जी, इधर कोई अंग्रेजी लिख दिया हमने, मोबाइल, वॉशिंग मशीन, कूलर, बाकी सब इकट्ठे, ठीक है। इनकी ये सारी चीज़ें हमने शो की, एक्सटर्नल सेल, इंटरनल सेल, टोटल सेल, सेगमेंट प्रॉफिट, एसेट लायबिलिटीज एंड नेवर एंडिंग लिस्ट, जिसमें जो दिल करे लिखो, जो आ जाए, ठीक है। उसके बाद फिर हम गए थे रेकन्सिलिएशन की तरफ। तो रेकन्सिलिएशन में हमने इन 3 को भी इकट्ठा करके रिपोर्टेबल कह दिया था, हंस लिया अगर तो ये सुन लो, इन तीन को इकट्ठा करके रिपोर्टेबल कह दिया था, और ये तो पहले से ही इकट्ठे थे, ये ऐसे नॉन रिपोर्टेबल आ गए। फिर आगे हमने एलिमिनेशन और अदर एडजस्टमेंट लिखकर टैरा की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैच किया था। तो अब याद आया कुछ थोड़ा बहुत ज़्यादा, जो काम किया होता है वो याद। अभी तो मैंने, एक है आप सवाल खुद करेंगे, एक है मैंने सिर्फ कहा हमने किया था, आपको इससे भी याद आ रहा है, सिर्फ सवाल सामने रखा है। तो जब खुद करेंगे तो बेटा कॉन्फिडेंट ही रहें, आपको सब आता है इंशाल्लाह, ठीक है। चलें जी, तो ये तो सब हमने करना है। अब ज़रा बिस्मिल्लाह करते हैं जी, सुने जी। अच्छा, मैं तो कहता हूँ मैं वहाँ पर ना मैं सेगमेंट एनालिसिस बना लूँ और रेकन्सिलिएशन बना लूँ, वर्किंग्स अगर यहीं कर लूँ तो, ताकि नोट आपके सामने रहे, ज़रूरी चीज़ की तस्वीर आप एक ही बना लो, फिर वर्किंग्स तो कहीं भी हो सकती हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बेसिक डाटा लिखा करते थे, बना लेता हूँ मैं बेसिक डाटा वाली वर्किंग, बना सिर्फ इसलिए रहा हूँ बेटा प्लीज़ के ताकि थोड़ी रिवीजन हो जाए, वरना शायद आपको वैसे ही पता लग जाना था, टेस्ट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन फिर यहीं से ही फिगर्स उठकर आगे आपको पता जाती थी उसमें सेगमेंट एनालिसिस में, तो इसलिए हिम्मत करते हैं ज़रा थोड़ी सी जी। तो सबसे पहले बेसिक डाटा, अच्छा वर्किंग ना, इसको वर्किंग 1 कह दो, फिर चलो इसको कुछ भी नहीं कहा था, फिर रहने दो। बेसिक डाटा जी, बेसिक डाटा में थोड़ी सी जगह छोड़कर क्या क्या लिखते थे बोलो? एक्सटर्नल सेल्स, आगे बोलो, अभी देख कर आ रहे हैं तो हिम्मत करो, कोई नहीं गलत हो जाएगा। फिर जी टोटल एसेट्स, बस टोटल प्रॉफिट्स और टोटल, ठीक है मैं बाद में लिख दूंगा, वो भी लिख दूंगा, लेकिन ज़रूरत पड़ने की वजह से कि यार चलो यार ये बैलेंसेस भी चाहिए तो इसी वर्किंग में डाल दो, हालांकि टेस्ट के अंदर वो नहीं आता, इसलिए मैंने वो 5 चीज़ें लिखी। हम टोटल सेल टेस्ट लगाते थे प्रॉफिट्स के ऊपर या जो भी ज़्यादा होता था, ठीक है, और टोटल एसेट्स 10% टेस्ट इन 3 पे लगता था, और फिर हम चेक करते थे अगर तो इन 3 के अंदर एक्सटर्नल सेल का 75% हो गया डिस्क्लोज तो बस, नहीं तो फिर एक आधा को और डाल देते थे,
याद आ रही हैं बातें? तो आपको सब आता है बेटा, क्यों आप लोग परेशान हैं? पता नहीं। अब ये IFRS 8 भी कोई नई चीज़ तो नहीं है, अच्छा खासा पुराना हो गया। ला दो जी, जज़ाकल्लाह यार। उसी का मुझे वही देना था ना, मैंने इसलिए मांगा था उसको। पता नहीं अब आप लोगों ने वो मज़े की बनाई हो नहीं है। अच्छा सुनो, बताओ भाई क्या लिखा करते थे टॉप पे? क्या लिखा करते थे? सेगमेंट रिपोर्टिंग नहीं लिखते थे, केड़े केड़े सेगमेंट ने? अभी बेसिक डाटा वर्किंग है जो, सुभान अल्लाह। एक नॉर्थ ते दूजा साउथ, और तीजा है ही कोई नहीं। अच्छा आप चेक करो ज़रा। अच्छा लो, टोटल भी, टोटल का कॉलम भी होता था। लो भाई, लो भाई, लो भाई। एक्सटर्नल सेल्स पता नहीं, हमें सवाल में टोटल गिवन है, और सवाल ऐसे किए थे जिनमें टोटल गिवन था। तो अभी भी है 1950 1300, 1950 1300। अच्छा भाई इधर प्लीज़ प्लीज़ ध्यान दो, प्लीज़ ध्यान दो। काम किया हुआ इजी लग गया तो फौरी तौर पे ऐसे ना हो जाया करो बेरुखे। ये काम है, पर्चे में करना है। नॉर्थ की सेल में शामिल है 50 मिलियन की सेल टू साउथ, जिसमें 5 प्रॉफिट है। शुक्र है प्रॉफिट भी निकालना नहीं पड़ेगा, सब आई के में दिया हो, क्योंकि बेसिकली उस बैलेंस शीट के साथ मिक्स कर दिया था ना, तो जितना डाटा हो सका वो ज़्यादा से ज़्यादा दे दिया इसने। हालांकि फिर भी मैक्सिमम मार्क्स हम ले चुके हैं, और इस नोट में भी सारी बातें नहीं भी याद आए तो आधे से ज़्यादा नंबर पे भी मिल जाने थे। इतना आसान था। लेकिन ये नंबर सिर्फ उनके होते हैं जो हिम्मत करके कुछ लिख देते हैं, डरपोकों के लिए नहीं। ओके नाउ, नॉर्थ की सेल में शामिल है 50 की इंटरनल सेल। अगर 50 की इंटरनल है तो फिर एक्सटर्नल कितनी है? 1900। साउथ के बारे में ऐसी कोई बात नहीं है, तो ये 1300। टोटल कर दें 3250 तो 3250। चलो प्रॉफिट्स भी लिखवा ही दो फिर। अब क्या हो सकता है? 135 और 70। अब दोनों एक जैसे हैं तो टोटल यहीं पे कर देते थे, याद है? याद है 205। अच्छा टोटल एसिड्स, टोटल अच्छा नॉर्थ के यहीं पे गिवन है? नहीं गिवन। ओ एकदम से पेपर के अंदर ना जब यहाँ पहुंचे तो लड्डू नहीं फूटते, वाकई ऐसे महसूस होता है कुछ फाड़ के निकल जाना है ऐसे इधर से। तो वैसी बात देखिए ना, एकदम से पहुंचे, सब ओके चल रहा था, सब फाइन, सब जबरदस्त, एकदम से इनकी एसिड्स ही नहीं गिवन। अब फिर वो धक धक को जरा कंट्रोल किया, कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा। सवाल को देख, सवाल को देखा आपने तो सवाल ने कहा भाई 10 395 हैं सारे एसिड्स, जिसमें नॉर्थ भी है, साउथ भी है, हेड ऑफिस भी है। प्रोपोर्शन तो तब देंगे जब बाकी निकलेंगे। ये टोटल है, टोटल में हेड ऑफिस भी पड़ा है, नॉर्थ भी पड़ा है, साउथ भी पड़ा है। ओ आओ, ठीक है। तो इधर देखो, इधर मैं दसता हूं पहन क्यों टेंशन क्यों लेंदे हो? मुझे बताओ हेड ऑफिस के बारे में इसने पॉइंट नंबर केड़ा सी, पॉइंट नंबर 9 में क्या बताया? इसको जरा ऊपर कर लेते हैं ऐसे, गुस्सा ही ना कर जाए। ये देखो, नॉर्थ साउथ हेड ऑफिस, नॉर्थ साउथ हेड ऑफिस, समझ आते हैं? अब ये देखो, हाँ भाई हेड ऑफिस के बारे में आप क्या कहते हैं जी? इसके एसिड्स हैं टोटल, एसिड्स हैं इसके 300। अच्छा जी, और आप क्या फरमा रहे हैं? वो जो उसकी अदर इनकम है 40, और इसके एक्सपेंसेस हैं 74। ये तो भाई हेड ऑफिस का है मामला, ठीक है। ये कौन है जी? ये तो बड़ा अच्छा यार गोलदारा लगा। हेड ऑफिस, वाह, एक बार हेड ऑफिस, एक बार चले, टाइम कम है। अच्छा सुनो, हेड ऑफिस के ये सब कुछ डिटेल बताई है, ये सारा कुछ हेड ऑफिस का है, ठीक है। अगली बात, ये फिर ये सारे का सारा जो है, ये कौन है? ये सेफ गार्ड है।
ये सारे का सारा जो सेफ गार्ड है, इस सेफ गार्ड, सारे सेफ गार्ड के एसेट्स कितने हैं? 10,395। 10,395 ये सारे सेफ गार्ड के एसेट्स हैं, जिनमें से 30 रुपए के एसेट्स, ये 30 रुपए के मिलियन है, 1000 चल रहा है क्या? रला मिलाते नहीं देता जे। चलो हाँ जी भाई, अगर सारे के सारों के एसेट्स 10,395 हैं तो इनमें से हेड ऑफिस के कितने हैं? तो फिर बाकी किसके होंगे? सेगमेंट्स के ही ना। तो अब हमने वर्किंग नंबर 2 करनी है। वर्किंग 2 जी 300 है। अच्छा ये लो, अभी कौन सा हमने, ये देखो जगह भी इसीलिए रखी हुई थी मैंने। अच्छा सुनो, ये समझ आ गई अब? टोटल एसेट्स हेड ऑफिस के माइनस करेंगे तो बाकी नॉर्थ, ये सारा सेफ गार्ड है। इसमें नॉर्थ साउथ हेड ऑफिस सब हैं। अगर एसेट ऑफ हेड ऑफिस 300 हैं तो सब के 1395 हैं, तो इसमें से 300 निकालो तो बाकी नॉर्थ साउथ के ही हैं। तो स्टेप 1 में तो हमें टोटल चाहिए जिसमें नॉर्थ और साउथ दोनों पड़े हों। तो 10,395 टोटल एसेट्स थे, इनमें से जब 300 निकाला तो बाकी, आवाज़ आई कि मुझे क्यों निकाला, तो बाकी 10,000। हमने कहा ये हमने कैलकुलेट करना था इसलिए निकाला। फिर उसने कहा अच्छा अब ये जो बचे हैं इसमें 4 नॉर्थ का 3, 4/7, टोटल 7 है ना, और 3/7 यूज करना आता है रेशो को? बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बोलो। 5769 4, ले आओ भाई, ले आओ, ले आओ भाई, ले आओ। एसिड 5769 4326 और टोटल ओके। हाय अल्लाह, लाइबिलिटीज का भी यही मामला है। लाइबिलिटीज के बारे में क्या कहता है वो इस पॉइंट में? लाइबिलिटी तो कोई नहीं है ना, लेकिन मुँह एक्सपेंस तो हैं, एक्सपेंस तो हैं। अब हमारे पास सारे एक्सपेंस नहीं हैं, चलो शुक्र है, उनसे नहीं निकालना। लाइबिलिटीज़ टोटल लाइबिलिटीज़ कितनी है? शेयर कैपिटल और रिजर्व्स को माइनस करना पड़ेगा हमारे पास। वही ना, मैंने उस तरफ टोटल नहीं ना किया, मैं फिर कह रहा था कि अलग कर लेना चाहिए था। नहीं, लाइबिलिटीज़ को तो अलग किया हुआ है, शुक्र है। बट अगेन उसमें भी थोड़ा सा मसला ये है, करंट और नॉन करंट अलग अलग, ठीक है। तो सारी लाइबिलिटीज़ को निकाल लेंगे। उन लाइबिलिटीज़ में हेड ऑफिस की लाइबिलिटीज़ कितनी क्यों हैं? हैं ही नहीं, बिस्मिल्लाह। अच्छा नहीं है तो फिर भी टोटल लाइबिलिटीज़ में नॉर्थ साउथ तो बांटना है ना, सेगमेंट एनालिसिस नहीं बनाना। चलो जल्दी से अब मुझे ज़रा बताओ, बल्कि यहीं पे कैलकुलेट करना है, मुझे ज़रा सिर्फ ये बता दो। वर्किंग नंबर 3 में हमने टोटल लाइबिलिटीज़ निकालनी है ना, टोटल लाइबिलिटीज़ जिसमें नॉर्थ साउथ की अलग करनी है। अच्छा अगर कोई हेड ऑफिस की होती तो ऐसे ही निकल आती जैसे अभी अभी एसेट निकले थे, ठीक है ना। ये तो हो गया शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स, साइड पे करो। 1190 जरा टोटल हो गया ना, जल्दी हो जाएगा। 1190 जमा 2155, 1190 जमा 2155, 1190 जमा 2155 जी इज इक्वल टू 3345। ये है सारे सेफ गार्ड की लाइबिलिटीज, ठीक है। इसमें हेड ऑफिस की कितनी है? अगर होती माइनस करते हैं, बाकी बच जाती फिर, तो ठीक है ना। अच्छा लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हाँ अब ये बाकी इनको भी बहरहाल बांटना तो है, तो 4/7 करो, 1911। अब इसको कहाँ फिर छुपाते फिरेंगे बाद में या ढूंढते फिरेंगे, इसलिए मैंने कहा था, हालांकि टेस्ट लगाने के लिए सिर्फ ऊपर वाला डाटा था, लेकिन मैं जब वर्किंग कर रहा था ना तो मैंने कहा चलो यार यहीं पर ही टोटल लाइबिलिटीज़ भी लिख लो। अब ये टेस्ट में यूज़ नहीं होती बहरहाल। तो 1911 1434 टोटल आ गया 3345, ठीक है ना। ये जहाँ यूज़ करना है आगे यूज़ यहाँ से हो जाएगा। लो भाई ये बन गई वर्किंग्स, बस और क्या, शुरू करें जी काम। चलो अब सेगमेंट एनालिसिस बनाने हम मेन पे जा रहे हैं। ओके, सेगमेंट एनालिसिस के अंदर हमने इसी तरह से नॉर्थ और साउथ रखना है, अदर्स खाली है, अदर्स कोई है ही नहीं ना।
और बाकी क्या आ गया, टोटल। ठीक है, तो जब खाली है तो फिर खाली लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर्चे में इतना टाइम नहीं होता कि एक कॉलम खाली बनाएं, बस छोड़ो छोड़ो मतलब छोड़ो। ठीक है, होता तो लिख लेते। ओके, उसके बाद वो एंडिंग नॉन एंडिंग लिस्ट थी जो, ठीक है, जो स्टैंडर्ड में से ओपन की थी, उसके हिसाब से देखें तो यहाँ पे हमें एक्सटर्नल सेल नज़र आ रही है इस वर्किंग में, फिर हमें इंटरनल सेल नज़र आ रही है, टोटल आ जाएगा। एक्सपेंस भी दिखा है हमें सवाल में, एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस दिख गए हैं हमें, प्रॉफिट दिख गया हमें। मेरे ख्याल में इसके बाद एसेट्स और लाइबिलिटीज़ बस डाल देंगे, और क्या करना है, कॉस्ट ऑफ सेल की ज़रूरत नहीं है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी हमने मतलब ऊपर सेल्स डाल दिए, नीचे प्रॉफिट डाल रहे हैं, भाई एहतियातन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डाल देते हैं, आई कैप इनको डाल दिया करता है, वो भी इसलिए, वरना वो कॉस्ट ऑफ सेल हो चाहे ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो, ये सारे उनमें आते हैं जो उस लिस्ट में नहीं लिखे हुए थे स्टैंडर्ड वाली में, लेकिन उसने कहा था और जो आपका दिल करे, तो वो और जो आपका दिल करे में आई कैप का दिल किया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो उसने लिख दिया, हम भी वो लिख देते हैं, वरना मेरा तो दिल नहीं कर रहा कि वो भी लिखूँ। ठीक है, चलें आगे। तो हाँ जी, यहाँ पे अब क्या बनाएंगे जी, सेगमेंट एनालिसिस, सेगमेंट एनालिसिस जी। टेस्ट लग गए हैं भाई, माजरत के साथ टेस्ट लग गए हैं। आपकी टोटल सेल कितनी है, कहीं प्रॉफिट एंड लॉस मौजूद है, नहीं ना। अच्छा चलो, आप कहोगे यहाँ तो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, आप क्या कर रहे हैं, चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। टोटल एसेट्स कितने हैं, 10,395। नॉर्थ के एसेट्स इसका 10% से ज़्यादा हैं, और साउथ के, तो बस एक से ही जब बन गया रिपोर्टेबल तो बाकी टेस्ट लगाने की ज़रूरत है, किसी एक में भी बन जाता था तो बन जाता था ना, इसका मतलब दोनों रिपोर्टेबल हैं, तो बस टेस्ट भी नहीं लगा रहा मैं, बस दोनों रिपोर्टेबल है। ठीक, तो जिनको समझ नहीं भी आएगी उनका भी काम हो गया होगा। अच्छा खैर, तो पहले क्या करना, थोड़ी सी अंग्रेज़ी लिखना, याद है थोड़ी सी अंग्रेज़ी, वो अंग्रेज़ी में ना बस इस तरह की बात लिख देना, ये जो इन्होंने पहली लाइन में लिखा था यहाँ पे, एसएल हैज़ 2 ऑपरेटिंग सेगमेंट बेस्ड ऑन ज्योग्राफिकल लोकेशन, बस नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है ना, ऐसे थोड़ी सी अंग्रेज़ी लिख लेना, उसके बाद फिर चलो लिख लेते हैं जी। वो कहीं लिखा हुआ है, क्या करते हैं, ऊपर लिखा हुआ है तो वो वाली बात भी लिख दो, सोडा ऐश वगैरह अगर कोई लिखा हुआ है, कहीं से भी लिख सको लिख दो, एक अंग्रेजी की लाइन लिखने से उसे पता लग जाएगा कि तुम्हें पता है यहाँ पे अंग्रेजी लिखनी है। ठीक है, तो कंपनी द कंपनी हैज 2 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स नॉर्थ एंड साउथ इन्वॉल्व इन, अगर इस तरह से लिखा हुआ है सोडा ऐश और पता नहीं क्या, लिख दो एक आधी लाइन बस, कोई नहीं। ठीक है, जो आपने ऑन द बेस ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशन लाइन 1-1.5 लिख दो, काफ़ी है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब सेगमेंट एनालिसिस में हम क्या करते थे, सेगमेंट एनालिसिस के अंदर हम रिपोर्टेबल और नॉन रिपोर्टेबल को अलग और नॉन रिपोर्टेबल सारे छोटे मोटे इकट्ठे कर देते थे। यहाँ पे दोनों ही रिपोर्टेबल हैं, कोई नॉन रिपोर्टेबल है नहीं, इसका मतलब यहाँ पे भी मेरा काम वही होना है, मुझे यहाँ पर नॉर्थ साउथ और टोटल लिखना पड़ेगा। ठीक है, ले जी, ये लाइन जरा ऊपर होनी चाहिए थी बहरहाल। हाँ जी, क्या क्या लिखना शुरू करें जी, बस ये लिख लिया आपने, मिटा दूँ मैं, अब बोलो जी, लिख लिया ना आपने, वो लाइन ऊपर लिख के फिर आपने नॉर्थ साउथ टोटल लिख लिया। अब बोलो, इसमें हंसने की बात मुझे नज़र नहीं आई वैसे, भाई मैंने क्या बता दूँ आपको, एक्सटर्नल सेल्स, इंटरनल सेल्स, टोटल सेल्स, उसके बाद एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, टोटल एसेट्स, टोटल लाइबिलिटीज, मेरा नहीं ख्याल कुछ और रह गया है जो यहाँ पे हो, अदर इनकम नहीं यहाँ लिखने की जरूरत। अदर इनकम को क्या करेंगे, हेड ऑफिस की अदर इनकम वो कह रहा है किसी को एलोकेटेड नहीं है, बहुत अच्छी बात है, उसको हम वैसे ही यहाँ पर एक वो कॉलम डालेंगे रेकन्सिलिएशन में जाकर, अभी सेगमेंट एनालिसिस कर रहे हैं। तो अगर अदर इनकम है और वो किसी सेगमेंट को नहीं है मिली हुई, तो मतलब इनकी नहीं है ना, तो इस वक्त तो मैं सेगमेंट एनालिसिस कर रहा हूँ, तो जब रेकन्सिलिएशन बनाऊंगा ना उसमें अदर्स के कॉलम में उस इनकम को रिकॉर्ड कर लूँगा। जैसे हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस इनमें से कहीं नहीं पड़े होते तो हम उसको यहाँ नहीं लिखते, ठीक है ना, तो अदर इनकम है ही नहीं। वर्किंग
तू चाय पी के भी इंज करेगा। याद आया मेरी भी चाय आई हुई थी, पता नहीं क्यों। अच्छा सुने भाई, इससे ज़रा नोट बनाए, उधर ही रखे आमिर भाई। मैं चाह भुल गया यार, तुसी मैनू याद ही नहीं कराया, वो डुल भी गई जे। साडी किस्मत। चलो जी आओ भाई। एक्सटर्नल सेल्स जरा करीब ले, नॉर्थ, साउथ और टोटल। भाई इस वर्किंग में टेस्ट लगते थे, टेस्ट लगाने के बाद अब मसला ये ना एक जैसी इसलिए है कि जो दो सेगमेंट से दोनों रिपोर्टेबल हैं। तुम्हें कैसे फ़र्क समझ आए, थोड़ी देर पहले यही तो दिखाया तुम्हें। ये देखो, वैसे तो ये टॉपिक रिवाइज करना चाहिए तुम्हें जाके। ये देखो रहता है तो फिर मेरा क्यों इम्तिहान लेना। मोबाइल, वॉशिंग मशीन, हीटर, कूलर, ओवन, ये 5 सेगमेंट्स थे। टेस्ट लग गया, मैं तुम्हारे कान के नीचे भी लगाऊंगा। ये 3 रिपोर्टेबल निकले, बाकी 2 को इकट्ठा किया। अब वहां पे जो हैं वही रिपोर्टेबल हैं। मसला ये है, ठीक है, ओके। बड़ी मेहरबानी पान ताड़ी, ये आपने जो यस किया है। लो भाई एक्सटर्नल सेल्स अब यहाँ से उठाते जाओ। आमिर भाई यहाँ से लगाएं स्क्रीन, समझ आ गई है ना? ये यहाँ तक आ रहे हैं ना? ओके जी बोलें। 1900, फिर 1300, 3200। ये डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है। वर्किंग बनाओ ना बनाओ, ये रिक्वायर्ड है। वो ना बनाओ, नज़र आ गया तो अवॉइड कर लो, करना है तो। जी नेक्स्ट 50, 0, 50, 1950, 1300 और 3250। एक्सपेंसेस 175, 390 और 565। इसमें कोई हेड ऑफिस का खर्चा आना ही नहीं है। अभी वैसे ही सेगमेंट एनालिसिस कर रहे हैं हम, ओके। प्रॉफिट्स 135, 70, 205। टोटल एसेट्स नॉर्थ के अभी भी निकालें, ये 57694326। तो 576943 और टोटल इनका 100। देखो ये और उधर वाला मैच नहीं कर रहे, वजह हेड ऑफिस के रेकन्सिलिएशन में डालेंगे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पता सिर्फ यही लगना है, बाकी चीज़ें पता ही नहीं लगेंगी क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट लॉस है ही नहीं जिससे मैच कर सके। तो जैसे वहाँ पे बिल्कुल ही अंधे होते थे, यहाँ चलो एसेट मिल जाएंगे, बाकी इनकम स्टेटमेंट के मामले में अभी भी अंधे ही होंगे। इनकम स्टेटमेंट है नहीं हमारे सामने, ठीक है, सेफ गार्ड की। जी लाइबिलिटीज़ 1911, 143, ये उससे मैच नहीं करेंगी। कोई करना चाहे कैलकुलेटर उठा के यूज़र ना लाइबिलिटी को टोटल करे, यहाँ देखा कहेगा ओह मैच नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा अब जी कुछ और मुझे नज़र नहीं आ रहा। आप अगर कर जाते हो, जैसे किसी बच्चे ने कहा कि जी हम तो अदर इनकम, तो भाई अदर इनकम यहाँ इसलिए नहीं आ रही क्योंकि किसी सेगमेंट के एलोकेटेड है ही नहीं। हाँ, या तो यूँ होता अदर इनकम्स पड़ी हैं और वो लिख लेते और फिर उसकी नहीं है एडिट, तो वो अलग बात थी। लेकिन यहाँ पे मामला ज़रा डिफरेंट है। वो कह रहा है ये इनकम है किसी सेगमेंट की नहीं है, तो मतलब हेड ऑफिस की है, तो यहाँ पे तो सिर्फ सेगमेंट एनालिसिस चल रहा है। अब हमने यहाँ पे लिखना है 4.1 रेकन्सिलिएशन। अब मजे की बात है, ये इकट्ठे हुआ करते थे और अदर आते थे, ये इकट्ठे कर देने हैं, अदर कोई नहीं है। यानी यहां पर क्या करते थे हम, रिपोर्टेबल सेगमेंट्स इकट्ठे करते थे ना, ये दोनों को इकट्ठा करेंगे, बाकी जो अदर होते थे वो आज है ही नहीं। चलो मैं इस यहाँ खाली जगह बना देता हूँ, ज़रा आपको भूले ना, थोड़ा सा स्टेप तो रहे ना, ठीक है। रिपोर्टेबल, फिर नॉन रिपोर्टेबल, जो कि हमारे इधर निकले ही कोई नहीं जी। यार अब मैं उधर तो नहीं जा सकता फिलहाल, तो ब्रेक में जाके कह दूंगा अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, पहले बहुत ज़ाया हो गया टाइम जी। रिपोर्टेबल, नॉन रिपोर्टेबल, फिर क्या था,
एलिमिनेशन, ठीक है। उसके बाद Elimination डन हो गया ना, चलो of एलिमिनेशन, उसके बाद अदर एडजस्टमेंट्स, अदर एडजस्टमेंट और बाद टोटल आ जाता क्या नाम है इसका, SL फाइनेंशियल स्टेट, ठीक है जी। है। यस सर, एलिमिनेशन ऑफ इंटर कंपनी, अदर एडजस्टमेंट्स, हाँ जी शुक्र है। शुरू करते हैं जी। अब टोटल करना है ज़रा माजरत के साथ। तो भाई रेकन्सिलिएशन बनाएंगे किसकी, टोटल सेल की, एक्सटर्नल इंटरनल की अलग करते थे ना, टोटल ही उठाते थे। टोटल सेल ही फेस पर नज़र आती थी, और जब उसमें से इंटरनल माइनस होती थी तो एक्सटर्नल मैच करती थी फेस ऑफ इनकम स्टेटमेंट से। याद आया है? तो टोटल सेल्स दोनों को ऐड करो, 3250। उसके बाद अब एक बार करते जाओ। नॉन रिपोर्टेबल सेगमेंट्स कोई हैं ही नहीं, है ही नहीं। होते तो उनको इकट्ठा कर लेते, ये भी इकट्ठे हो गए, वो भी इकट्ठे हो जाते, तो ये जगह बच सकती थी इसको ना लिख के, पर मैंने ज़रा आपका फॉर्मेट नहीं छेड़ा, ठीक है ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी, एक्सपेंसेस। वो बाद में भाई एंड पे बाद में करेंगे। एक्सपेंसेस टोटल तो कर लें, एक्सपेंसेस टोटल करो, हुए पड़े हैं, खैर से यहीं आगे चीज़ें यहाँ लिखनी है, टोटल कैलकुलेटर पे नहीं कर रहे हैं हम जी, और इधर कुछ है ही नहीं। उसके बाद प्रॉफिट्स हैं जी 205, ये वाले, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। फिर टोटल एसेट्स हैं कितना जी, 10,095। टोटल लाइबिलिटीज हैं 3345, ठीक है जी। लो अब आपस की सेल सवाल बताएगा हमें, वैसे तो वर्किंग से भी उठ सकती है। याद है हम कहते थे ये उठा लो, ये आपस की सेल का यही टोटल है ना, हर सेगमेंट इंटरनल से टोटल माइनस करो तो बाकी क्या बचेगी, जो फेस पे पड़ी है। सवाल में भी ये लिखी हुई थी। तो एलिमिनेशन ऑफ इंटर कंपनी में सेल्स में से 50 माइनस कर दो, लेकिन एट द सेम टाइम प्रॉफिट में जाकर आपको सेल की कमी की वजह से प्रॉफिट को भी 50 से कम करना पड़ेगा। सर लेकिन वहाँ पे प्रॉफिट तो और सॉरी 5 से जी, वो 5 उसने निकाल के दिया हुआ है, ओके, जिसको हम मार्कअप मार्जिन से निकालते थे। नेक्स्ट आगे चलते हैं जी। अब इनकी बारी आई। एक्सपेंसेस 565 सारे रिपोर्टेबल सेगमेंट्स के हैं, और नॉन रिपोर्टेबल के वो तो है ही नहीं। इधर एक्सपेंस 74 के पड़े हैं जो हेड ऑफिस के हैं, तो अब ये आ जाएंगे अदर में। 75 एक्सपेंसेस में ये शामिल नहीं थे, ये डाल दो। अब जैसे 74, अब जैसे ही ये 74 एक्सपेंसेस में ऐड हुआ, इसने प्रॉफिट को आके खा लिया, ठीक हो गया। अच्छा वो एक इनकम भी पड़ी है, उसको कहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ थोड़ा सा छोटा करके चलो जाने दो, यहाँ थोड़ा सा समाटू का लिख लेंगे, नेट नहीं करना, बात से समझ ही कोई नहीं आना। 74 थोड़ा सा ऐसे करके लिख लेता हूँ मैं, 74, ठीक है ना। अच्छा या लिखना चाहोगे तो लिख लेंगे अदर इनकम बोल के, लिखने की जरूरत नहीं है ना, अदर इनकम है ही नहीं कहीं पे, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ो। आगे क्या है जी, एसेट्स 300 हेड ऑफिस के हैं, ये सारे हेड ऑफिस, ये सारे एसेट्स हैं। हेड ऑफिस के कितने हैं जी, 300, कोई एलिमिनेशन इसमें नहीं आती थी, ठीक हो गया। उसके बाद एक सॉरी, उसके बाद जी, उसके बाद एक इनकम 40 की रिकॉर्डेड नहीं थी, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा और नीचे कर ले जी। तो इनकम एक 40 की रिकॉर्डेड नहीं है, जैसे ही 40 की इनकम रिकॉर्ड होगी प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ये दो एडजस्टमेंट्स अलग अलग हैं, ठीक है, ज़रा मैंने जान छुड़ाई। नीचे स्टार लगा के नेट भी कर सकते हैं जैसे बच्चे कह रहे थे, ठीक है। उसके बाद कोई और एडजस्टमेंट नहीं है कि लाइबिलिटीज़ की तरफ आऊँ। अब बताओ जी 3200 कैसे मैच करें, इनकम स्टेटमेंट मौजूद नहीं है, नहीं है, अनुमान ने उधर देखा नहीं है, नहीं वो तो नहीं है, ठहर जा फिर। उसके बाद एक्सपेंसेस को 630 कहाँ से चेक करें, बस फिर ठीक है, बस कॉन्फिडेंट है। प्रॉफिट 205 माइनस 5 माइनस 74 जमा 40 166 कहाँ से मैच करें जी, ये कहाँ से मैच करें, ये एक चीज़ ही तो मैच हुई है,
आगे बढ़ो, ये है नहीं, कोई एडजस्टमेंट नहीं, और बैलेंस शीट है ये भी आपका मैच कर जाए, ठीक है जी बेटा। अब बोलो। एक्चुअली ना मैं पूछ रहा था कि जैसा अब ये एक्सपेंसेस का एक अलग लाइन आइटम टाइप के यानी कि डाला हमने, तो इनकम का भी वो भाई मैंने ये 3 बार बात की है आपके इस बात का करने से पहले, ऑनलाइन वाले सामने होते ना, आपको पकड़ लेते। मैंने कहा है अगर वो सवाल में यूँ लिखा होता ना, अदर इनकम नॉर्थ की, अदर इनकम साउथ की, और इन इनकम्स में ये इनकम एलोकेटेड नहीं है, तो यहाँ हम सेगमेंट एनालिसिस कर रहे थे, इसमें हमने अदर इनकम डाली ही नहीं, क्योंकि किसी सेगमेंट की कोई अदर इनकम है ही नहीं, ठीक है। तो जब है ही नहीं तो इसी सेगमेंट एनालिसिस की भी रिकंसिलिएशन करने लगे, तो सेगमेंट्स में कोई अदर इनकम नहीं थी, तो फिर हमने बस डायरेक्ट प्रॉफिट को हिट कर दिया। यूं होगा ना कि जनरेटर बिका होगा हेड ऑफिस का, अब वो अदर इनकम जो है वो सिर्फ हेड ऑफिस की है, इसलिए प्रॉफिट को डायरेक्ट बढ़ा दिया। अच्छा जी, अब एक बात और सुन लें, उसके बाद फिर ये वाली क्लास पॉज करते हैं, नमाज का टाइम हो गया है, अल्लाह करे मगरिब तक भी हो जाए। वैसे मैं बताता हूँ कि इसके बाद करना क्या है, लेकिन फ़िलहाल एक छोटा सा सवाल लिख लें जिसको आपने करके देख लेना है। अगर मसला हल ना हो तो जो हमने मिलना है ना, ये तरतीब में मेरे से रह गया तो फिर रह जाना है ना, जिस दिन हमने मिलना है बुध को होपफुली, उस दिन अगर 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 मसला हुआ तो ये पूछ सकते हैं, ठीक है। वो सवाल कौन सा है जी? वो अल्लाह आपका भला करे तो पेज 513 है बुक्स का, IS ये 1 का फाइनल अकाउंट का जी, केला लिमिटेड। हाँ तो बनाने नू केला ही कहते ने, पेज नंबर, इसीलिए पहले पहले कर लो, मैंने कहा रमज़ान आ रहा है जी। पास पेपर है, किया हुआ है, सारी एडजस्टमेंट्स नहीं की हुई, बहरहाल पढ़ी वो भी हुई है, निशान भी लगा होगा। यार आ गया, ये देखो जी भाई सुनो, ये सवाल आपने करना है। बेसिकली ये मैंने आपको बताया था कि ये कंटिंजेंसी एंड कमिटमेंट्स के नोट में आएगी गारंटी, ठीक है। उसके बाद ये प्रोडक्शन कैपेसिटी का नोट बन सकता है, अब नीचे सब नोट्स में डाल दोगे, और यहाँ पर आपने क्या बताना है, लिख कहते हैं जी कि हमारे साल के एंड होने के बाद डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, ठीक है, और दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस दिन को अप्रूव हुई हैं। ये दोनों बातें कहाँ लिखा करते हैं? पहली बात, डिविडेंड हमारे साल का फाइनल वाला है, इसलिए हमारे साल में रिकॉर्ड तो नहीं होना, नॉन एडजस्टिंग है, लेकिन डिस्क्लोजर इज अ मस्ट। दूसरी बात, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डेट ऑफ ऑथराइजेशन भी लिखनी होती है, और ये मैंने आपको दिखाया भी था। कहाँ पे? नेस्ले की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैं आपको दिखाता हूँ, नोट नंबर 45। ये देखा हुआ नोट होगा आपने पहले भी, ठीक है। ये तकरीबन पहुंच गए, नहीं भाई नहीं, अभी नहीं गए, ये बिल्कुल एंड पे, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन देयर मीटिंग प्रोपोज द फाइनल डिविडेंड ऑफ 19 हैं भी इसी साल में खड़े हुए, साथ ही और ये इधर ही यहाँ कहीं ये इससे ऊपर, सॉरी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर ऑथराइज फॉर इशू ऑन दिस डेट, यानी जिसके बाद ऑडिटर ने किसी इवेंट को देखना नहीं होता, सब्सिक्वेंट इवेंट यहाँ तक देखते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों बातें आपको बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपने लिखनी है, तो बनाना वाले सवाल में सब नोट्स के अंदर ये दोनों बातें आपने लिख दी हैं, ठीक है। अच्छा, लिखा हुआ है ये कोरोना वायरस के बारे में उन्होंने बताया कि मसला हुआ है। अच्छा जी, छोड़ें जी, ठीक है जी, अब अभी मिलते हैं इंशाल्लाह। अब हमने प्रोविज़न का नोट वगैरह बनाने का सीखना है, और हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम जो करना है वो ये है, कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम, लॉयल्टी ये रेवेन्यू के अंदर जो हमने अभी तक नहीं किया हुआ, टेस्ट भी नहीं हुआ, डिस्काउंट आ चुका है, लॉयल्टी प्रोग्राम नहीं आया, और इस तरह की बहुत छोटी छोटी चीज़ें और भी हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि छुट्टी ना कीजिएगा, नमाज के फ़ौरन बाद शुरू करेंगे और मगरिब तक इंशाल्लाह ख़त्म कर देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।